मैं वैज्ञानिक हूँ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र सागर में। बलराम संदेश विगत 2015 से विगत 5 सालों से जो है किसानों और सभी साथी कृषि वैज्ञानिकों के साथ मिलकर नित नई जो है भारतीय आईसीआर लेवल पे, कृषि अनुसंधान परिषद के लेवल पे, विश्वविद्यालय के लेवल पे जो साथ ही साथ किसानों को के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए नवाचार को, साथ ही साथ जो जो अनुशंसा आती है, चाहे वो भारत सरकार के द्वारा हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, विश्वविद्यालयों के माध्यम से जो भी अनुशंसाएं आती हैं, इसके अलावा हमारे प्रगतिशील समूह के प्रगतिशील किसानों के माध्यम से जो नए नवाचार हो रहे हैं, उनको आपस में किसानों को आदान प्रदान करने के उद्देश्य से एक व्हाट्सएप सोशल मीडिया का, आज के समय में कोरोना काल में जो है सोशल मीडिया का जो है उपयोग सर्वाधिक हो रहा है सूचनाओं के आदान प्रदान में। इस सूचना प्रौद्योगिकी को हम लोगों ने भी इस्तेमाल किया और इसके माध्यम से तकनीकी जानकारियों को, कृषि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारियों को आम किसानों तक पहुंचाने के लिए हमारे समूह के प्रगतिशील किसान एवं साथी वैज्ञानिकों के माध्यम से यह समूह जो है विगत 2015 से संचालित है। साथ ही साथ व्हाट्सएप के विभिन्न समूह भी बलराम संदेश संचालित करता है, जिसमें व्हाट्सएप जैविक बीज के अलावा यूट्यूब पे भी बलराम संदेश उपस्थित है और विभिन्न हमारे जो विशेषज्ञ हैं, ये क्योंकि ये हमारा आज का वेबिनार पुष्प या फ्लोरिकल्चर की खेती में पहला और अब तक का किए जा रहे इस सीजन का 12वां वेबिनार है। तो इन सभी वेबिनार की जो है विशेषज्ञों की यूट्यूब लिंक जो है उनको जो है यूट्यूब लिंक भी उपलब्ध है, जिसके माध्यम से हमारे अन्य किसान भाई जिन्होंने जो है किसी कारणवश जो है पिछली वेबिनार में शामिल नहीं हो सके हैं, वो लोग भी जो है अन्य वेबिनार में क्या-क्या, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या चर्चा हुई और क्या नित नए विकास के सूचनाएं जो है आप लोगों तक पहुंचाने विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की गई, उनकी जानकारियां ले सकते हैं, साथ ही उनके द्वारा अनुप्रयोगों की जानकारी ले सकते हैं। तो कुल मिला के वर्तमान में फेसबुक में भी जो है बलराम संदेश का जो है फेसबुक पेज है और इसमें 5000 से ज्यादा किसानों का जो है सम्मिलित हैं और उन्हें जो है विगत 2015 से नित्य नवीन जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही। खुद स्वयं को सौभाग्यशाली टीम बलराम की स्वयं को सौभाग्यशाली मानती है कि आज के हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो जो है, क्योंकि हमारे साथी मित्र भी हैं, हम लोगों ने साथ साथ ही जो है पीएचडी की पढ़ाई इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में की है और वर्तमान में डॉक्टर गौरव शर्मा साहब जो आज के विशेषज्ञ हैं, वर्तमान में जो है विभागाध्यक्ष हैं पुष्प विज्ञान में, फ्लोरिकल्चर जिसे अंग्रेजी में कहेंगे। अभी हाल ही में ओपन हुई जो है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जिसका नाम रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, जो कि उत्तर प्रदेश में संचालित है, वहां पर डॉक्टर शर्मा साहब जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इससे पहले डॉक्टर शर्मा साहब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक थे और लंबे समय तक छात्र छात्राओं को इन्होंने जो है उनके शोध पे गाइड किया है, उनकी थीसिस को गाइड किया है। कुल मिला के जो है 39 से ज्यादा जो है छात्रों के जो है पीजी, स्नातकोत्तर और उनके जो है डॉक्टरी की उपाधि में डॉक्टर शर्मा साहब ने सहयोग किया है। लंबी अवधि 10 साल से ज्यादा सेवाएं दी हैं डॉक्टर गौरव शर्मा साहब ने और उन्होंने इस सेवाकालीन के दौरान में गेंदा, क्राइसेंथेमम, ग्लैडियोलस, बोगनवेलिया, इन सभी फसलों के जो है फसल प्रबंधन, सुधार एवं मूल्य संवर्धन में विश्वविद्यालय के स्तर पे और किसानों के स्तर पे दोनों पे ही उसकी जो इसके जो है फसल प्रबंधन की तकनीकी, सुधार
एवं मूल्य संवर्धन की तकनीकियों के प्रचार प्रसार में श्रेष्ठ कार्य किया है। डॉक्टर शर्मा को उनके श्रेष्ठ कार्यों के लिए वर्ष 2009 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ डॉक्टर शर्मा साहब जो है छत्तीसगढ़ गेंदा वन प्रजाति के जो है उसके निर्माण में, साथ ही साथ जो है विभिन्न पुष्प वर्गीय फसलों की संरक्षित खेती के सेटअप को तैयार करने में एवं संरक्षित खेती में के विभिन्न अनुप्रयोगों को जो है आम किसानों तक पहुंचाने के साथ साथ जो है उसके स्ट्रक्चरिंग के निर्माण में विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर शर्मा साहब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लेवल की विभिन्न सोसाइटियों के जो है फेलो होने के साथ साथ जो है कम से जो है 100 से ज्यादा जो है इनके जो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पब्लिकेशन हैं, जिनके माध्यम से जो है जिनको पढ़ने के बाद इनकी प्रतिभा का पता चलता है और साथ ही साथ जो है इनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों की जानकारी मिलती है। तो समय के का सदुपयोग करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं आज के हमारे वेबिनार के विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव शर्मा साहब, विभागाध्यक्ष पुष्प विज्ञान को, जो कि अपने अभिनव प्रयोगों से जो उन्होंने विगत 12-15 सालों में जो है विभिन्न पुष्प में काम किया है, साथ ही गेंदे की फसल को आम फसल के रूप में किसानों के पास पहुंचाने में सामान्य किसान के साथ इनका महत्वपूर्ण योगदान टीएसपी के किसानों को, जो हमारे आदिवासी किसान हैं, उनके साथ में भी शर्मा साहब ने जो है सुदूर छत्तीसगढ़ के सुदूर जिलों में बहुत ही उल्लेखनीय काम किया है। तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय शर्मा साहब को। शर्मा साहब, आपका बलराम संदेश में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर डीके प्यासी जी, मेरे परम मित्र, अच्छे वैज्ञानिक, कृषकों के बीच में जाना पहचाना नाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपके हम्बल वर्ड्स के लिए। सौरभ जी का भी स्वागत है, उनका भी धन्यवाद है। एवं बलराम संदेश से जुड़े हुए 5000 से भी ज्यादा उन कृषक बंधुओं को मैं नमन करता हूं, मैं नमस्ते करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं, जिनके कारण आज कृषि जो है अपनी एक रफ्तार पकड़ा हुआ है और उस रफ्तार में हम आगे बढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम मैं बलराम जी को भी नमन करना चाहूंगा, जिनके नाम पे ये ग्रुप रखा गया है। बहुत ही अच्छा नाम कृषकों के लिए, उनके बलराम जी का नाम लेकर ही ऐसा लगता है जैसे कि हम बहुत पुण्य का कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए भी आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आपने जो ग्रुप का नाम रखा है वो भी बिल्कुल ही कृषि और कृषकों से लगातार जुड़े हुए नाम के साथ दर्शाया गया है। जैसा आप ने बताया डॉक्टर प्यासी साहब, आज हम लोग फूलों के बारे में बात करेंगे और फूलों में गेंदा फूल की व्यावसायिक खेती जो टॉपिक मुझे मिला है, इस पे मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और कुछ जानकारी हो सकता है आपके लिए उपयोगी हो, उस पे चर्चा करना चाहूंगा। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन जो है वो जीवन में एक ऐसी चीज है जो हमेशा नित्य होनी ही है, और ये बात कृषि पे भी लागू होती है कि आप देखेंगे तो जो शुरुआती दौर में जब सिविलाइजेशन बढ़ रहा था, तो किसानी जब शुरू हुई, उसके बाद भूख की जब बात हुई, पेट भरने की बात हुई, तो धान्य फसलें जो हैं उस पर बहुत जोर दिया गया और कृषकों ने भी धान्य फसलों को खूब अच्छी तरीके से उगाया, उनका प्रोडक्शन बढ़ाया। फिर धीरे धीरे जरूरतें बढ़ी, जरूरतें बढ़ने के साथ साथ धान्य के अलावा तिलहनी फसलें, पल्सेस, इनका भी उपयोग होने लगा, तो हमारे देश में इनकी भी खेती जोर पकड़ने लगी। फिर एक दौर आया आज से 20-30 साल पहले, जो उद्यानिकी फसलों का दौर निकला, जिसमें सिर्फ पेट भरने की बात नहीं हुई, बात हुई न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की भी, कि कैसे हम पेट के साथ साथ अपने हेल्थ के प्रति सजग रहें। और हमने न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए पाया कि उद्यानिकी फसलें बहुत ही लाभप्रद रहीं, और सिर्फ न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आय के हिसाब से भी उद्यानिकी फसलें किसानों के लिए बहुत अच्छी रहीं। तो धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन हुआ
कि हम धान्य फसलों से धीरे धीरे हम उद्यानिकी के फसल चक्र में पहुंचे। अब ये परिवर्तन तो गतिमान है, लगातार होता रहता है। उद्यानिकी फसलों में भी कई तरीके की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे फल है, सब्जी है, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं। तो धीरे धीरे उद्यानिकी फसलों में भी एक ग्रुप टाइप का बनने लगा कि किस रीजन में, किस जगह कौन सी फसल आय का अच्छा स्रोत बन सकती है, और उसमें पुष्पीय फसलों ने अपना एक जगह बनाया, और धीरे धीरे कृषक भाई जो है इसकी तरफ आकर्षित हुए और फूलों की खेती करने में उनका रुझान बढ़ा। तो परिवर्तन चलता रहा है, चलता रहेगा, आगे और भी परिवर्तन होते रहेंगे, पर यह दौर जो है लगभग उद्यानिकी फसलों का चल रहा है, जिसमें फूलों की खेती अपने आप में एक बड़ा स्थान रखती है। जब हम फूलों की बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे साथ स्टूडेंट्स भी जुड़े रहते हैं। अक्सर उनको कंफ्यूजन होता है कट फ्लावर और लूज फ्लावर के बीच में। मुख्यतः फूल जो हैं वो कट फ्लावर के रूप में बिकते हैं या लूज फ्लावर के रूप में। ऊपर की कतार में जो मैंने फूल बनाए हुए हैं, दिखाए हुए हैं, जैसे गुलाब है, ग्लैडियोलस है, जरबेरा है, ये तीनों कट फ्लावर हैं। नीचे जो मैंने फोटो दिया है उसमें रजनीगंधा है, सेवंती है, गेंदा है। तो दोनों में अगर हम देखें तो अंतर क्या है, तो जैसा इस फोटो में दिख रहा है, कट फ्लावर वो होते हैं जिनके साथ डंठल होता है, स्टेम लगा होता है, और लूज फ्लावर वो होते हैं जिसमें सिर्फ फूल की कीमत होती है, फूल बिकता है। अगर इसको हम सरल शब्दों में समझना चाहें तो कट फ्लावर हमेशा नग में बिकते हैं। एक कट फ्लावर की कीमत इतनी होगी, एक रोज की कीमत इतनी होगी, एक ग्लैडियोलस की कीमत इतनी होगी, एक जरबेरा फूल की कीमत इतनी होगी। जब हम लूज फ्लावर की बात करते हैं जिसमें तने नहीं होते हैं फूल के साथ, वो अक्सर किलोग्राम में बिकते हैं। गेंदा इतने रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, सेवंती 20 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, रजनीगंधा 15 रुपए किलो। तो अक्सर लूज फ्लावर जो हैं वो किलो में बिकते हैं और कट फ्लावर नग में बिकते हैं। अच्छा, कई लोगों को इसमें भी एक प्रश्न रहता है कि गुलाब जो है वो किलो में भी बिकता है, नग में भी बिकता है, ऐसे ही रजनीगंधा नग में भी बिकते हैं, किलो में भी बिकते हैं। तो ये कौन से होंगे? तो अक्सर जो गुलाब स्टेम के साथ बिकता है, तने के साथ बिकता है, वो कट फ्लावर की श्रेणी में आ जाता है। जैसे वैलेंटाइन डे के दिन जो रोज बड बिकती है वो कट रोज में आता है, और अगर वो खुले पूजा में, मंदिरों में फूल चढ़ाने के रूप में अगर उपयोग होता है तो वो लूज फ्लावर के रूप में माना जाएगा। तो अगर ये दो चीजें हमारे संज्ञान में है, हमारे जहन में अगर क्लियर हैं, तो हम खेती करते समय काफी कुछ निर्णय ले सकते हैं बाजार को देखते हुए। तो फूलों की खेती जो है हमारे देश में बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, विगत 20 वर्षों में इसका दौर चला है, और आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे हम लगातार बढ़ रहे हैं, और लूज फ्लावर का जो एरिया है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और लगभग हम 3 लाख हेक्टेयर पूरे भारत में आज के डेट में हम फूलों की खेती सिर्फ लूज फ्लावर में कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ कट फ्लावर में आप देखेंगे कि प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। यानी अगर हम इस सदी की बात करें तो हम काफी अच्छे पेस पे चल रहे हैं, और ये दर्शाता है कि किसान भाई इसकी तरफ आकर्षित हुए हैं, इसीलिए ये एरिया लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये फूलों की ओर रुख क्यों बदला, लोग फूलों की ओर क्यों आकर्षित हुए? तो देखेंगे, आप स्वयं भी महसूस करते होंगे कि घरेलू जो बाजार है उसमें फूलों की डिमांड बढ़ती जा रही है, उसकी मांग बढ़ती जा रही है। तो कई सारे जो छोटे और सीमांत किसान थे, जिनके यहाँ पानी की समस्या लार्ज एरिया में उगाने में दिक्कत आती थी, उन्होंने मुनाफे को देखते हुए, फूलों में मुनाफे को देखते हुए इसके उत्पादन की ओर रुख करना शुरू किया, क्योंकि मार्केट में, लोकल मार्केट में वो बिकना शुरू हुआ। ये मार्केट में बिकने के साथ साथ अगर हम देखें अन्य फसलों की तुलना में कि जो प्रति इकाई जो लाभ मिलता है हमें फूलों की खेती से, वो दूसरे खाद्य फसलें या अन्य फसलों से ज्यादा मिलता है। इस कारण से हमारे कृषक बंधु और आकर्षित हुए उसकी तरफ। दूसरा, जीवन शैली में जो अभी परिवर्तन हो रहा है, हम सब देख रहे हैं
बुके को सजावट में हर जगह यूज किया जा रहा है फूलों में। और लोगों का अगर हम औसतन देखें मिडिल क्लास में भी ऐसा माना जा रहा है कि उनका टेस्ट फूलों की तरफ और एस्थेटिक सेंस की तरफ ज्यादा बढ़ता जा रहा है। थोड़ी सी आय में भी वृद्धि होती है। जब वृद्धि होने लगती है तो निश्चित तौर पे पेट के बाद और सारी चीजें भी आती हैं, उसकी तरफ इंसान का ध्यान जाता है। इसी कारण से फूलों का मार्केट आज की डेट में बढ़ रहा है। अब प्रति इकाई जैसा मैंने आपको बताया कि हमको ज्यादा लाभ मिलता है फूलों से, तो इन लूज फ्लावर की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर देश में कोई लूज फ्लावर बिकता है या जिसकी खेती होती है तो वो गेंदा है। इसका एक प्रमुख स्थान है मार्केट के हिसाब से भी। और आप अब देखें अगर तो 66,000 हेक्टेयर में अकेले गेंदे की खेती इस देश में होती है। और कई सारे राज्यों में गेंदा का उत्पादन होता है, जिसमें प्रमुख राज्य जो है हमारा मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, गुजरात है, आंध्रा, हरियाणा, पश्चिम बंगाल तो फूलों की खेती के लिए माना जाता है। और अगर गेंदा की बात करें तो गेंदा में भी जो पश्चिम बंगाल के किसान भाई हमारी जो खेती करते हैं, वो टेक्नोलॉजी को अगर हम सिर्फ रेप्लिकेट करने लगे, सिर्फ अपने राज्यों में उसको अगर हम उनकी टेक्नोलॉजी को ही लें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ में भी मैंने पाया कि विगत 8-10 सालों में काफी खेती बढ़ी है। तमिलनाडु शुरू से ही गेंदा में अच्छा उत्पादन ले रहा है। और सिक्किम जैसे जो नए राज्य हैं, सिक्किम जो इसमें फूलों की खेती में आ रहे हैं, जैसे एक और राज्य राजस्थान, राजस्थान में भी अब गेंदा के प्रति काफी आकर्षण बढ़ा है। तो ये प्रमुख राज्यों में इसकी खेती बड़े स्तर पे होने लगी है और किसान इससे संतुष्ट भी होते जा रहे हैं। तो अब मैं आता हूं अपने मुख्य विषय पे कि इसका व्यावसायिक पुष्प उत्पादन कैसे करें और कैसे होना चाहिए। तो इसके बारे में कुछ प्रमुख चीजें हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये हम सभी जानते हैं कि गेंदा इतना उपयोग में क्यों आ रहा है। क्योंकि इसकी माला बिकती है, हर पूजा में ये चढ़ता है, विवाह कार्यक्रम में भी इसका अपना एक रोल है गेंदे के फूल का। इसके साथ ही साथ जो हम लैंडस्केपिंग करते हैं, वहाँ लैंडस्केपिंग गार्डनिंग में सजावट के लिए गमलों में या क्यारियों में हम इसको लगाते हैं। और कुछ हद तक ये कम पानी में चल जाता। मैंने एक शब्द कहा कुछ हद तक, कई लोगों के दिमाग में ऐसा वहमी कह सकता हूँ कि गेंदा जो है बड़ा हार्डी है, कहीं भी उग जाएगा बिना पानी के। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हद तक अगर हम थोड़े से अगर केयरलेस भी हुए तो भी वो चल जाता है। थोड़ी हीट टॉलरेंस है उसके अंदर, तो इस कारण से ये लैंडस्केपिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके साथ साथ जब हम खेती करते हैं जैसे सब्जियों की, टमाटर है, बैगन, मिर्च, सोलेनेसियस क्रॉप बेसिकली, तो अगर हम गेंदा को इसके साथ लेते हैं तो जो प्रॉब्लम होती है सूत्रकृमि की, उसका नियंत्रण भी ये बहुत हद तक करता है। ट्रैप क्रॉप के रूप में इसे हम यूज करते हैं। और मैं कई जगह जाता हूँ जहाँ मैं देखता हूँ किसान भाई हर सब्जी के साथ साथ ये टमाटर की 2 लाइन लगा देंगे। और अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहेंगे कि कई सालों से हमारे पुरखे करते आ रहे हैं, इसलिए हम कर लेते हैं और हमें आय मिलता है। और उसके पीछे अगर वैज्ञानिक रूप से देखें तो ये ट्रैप क्रॉप के रूप में काम करता है, इसीलिए इसका काफी डिमांड है। इसीलिए हम लोग फ्लोरिकल्चरिस्ट लोग कभी-कभी मजाक में इसको वंडर क्रॉप बोलते हैं कि ये बहुत जगह यूज हो सकता है। इसके बारे में और आगे भी चर्चा करूंगा आपसे। और इसकी महत्ता को आप इससे समझ सकते हैं कि ये गुलाब के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाला फूल अपने देश में है। तो गुलाब के बाद अगर कहीं आर्थिक स्थिति में हम बात करें तो गेंदा अपने आप में एक अच्छा स्थान रखता है। जैसा मैंने बताया, ये सिर्फ सुंदरता के लिए ही नहीं है, ये सिर्फ एस्थेटिक सेंस के लिए नहीं है। आज की डेट में गेंदा जो है औद्योगिक रूप में बहुत प्रयोग किया जा रहा है। और साउथ में महाराष्ट्र और उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो काफी हद तक कंट्रैक्ट फार्मिंग भी जो गेंदा की होती है वो माला के अलावा उसके इंडस्ट्रियल यूज के कारण ज्यादा होने लगी है। इसका इंडस्ट्रियल यूज होता कहाँ है अगर हम इस पे बात करें तो, और क्यों होता है। गेंदा में
कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, ल्यूटीन होता है ना, जो पिगमेंट्स होते हैं वो बहुत काम के होते हैं, उसका उपयोग ज्यादातर हमारी इंडस्ट्रीज करती हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय उद्योग में आप देखेंगे तो जो ल्यूटीन होता है कैरोटीनॉइड गेंदा का, वो एएमडी एक बीमारी होती है जो आंखों को लेकर होती है, 60 साल बुजुर्गों में ज्यादा पाई जाती है, उसके लिए रामबाण है, उसमें ये प्रयोग प्रयोग होता है। हृदय धमनी रोग में भी इसका हम उपयोग करते हैं फार्मास्यूटिकल्स में। साथ ही इसका उपयोग जो है वो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ये फूड कलरेंट के रूप में, फूड कलरेंट के अलावा न्यूट्रिएंट के रूप में भी पोषक तत्व प्रदान करता है गेंदा, उसके रूप में भी ये यूज होता है। ये प्राकृतिक कलरेंट है, इसीलिए न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी इसकी बहुत डिमांड है। और सबसे ज्यादा डिमांड जो इंटरनेशनली भी अगर आप देखेंगे, चाहे चाइना हो चाहे और भी वेस्टर्न कंट्रीज हो, पोल्ट्री खाद, पोल्ट्री फीड में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। क्योंकि जब आप कोई कैरोटीनॉइड रिच या ल्यूटिन रिच फूड जब आप मुर्गी को खिलाते हैं तो जो अंडे की जर्दी होती है, जो यॉक होता है, उसका कलर काफी येलो हो जाता है, डीप येलो जिसको बोलते हैं, गोल्डन येलो की तरफ जाता है। और उसकी डिमांड पूरे विश्व में बहुत ज्यादा होती है, चाहे 5 स्टार्स होटल हो, चाहे कोई भी डिमांडिंग एरिया जहाँ अंडा खाया जाता है, वहाँ पे डीप येलो कलर की बहुत मांग होती है और वो हमारे गेंदा उसकी पूर्ति करता है। ऐसा नहीं है कि बाकी चीजों में ल्यूटीन नहीं है, कैरोटीनॉइड नहीं है, और भी फूलों में है, पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि गेंदे के पेटल में, गेंदे की पंखुड़ियों में जो कैरोटीनॉइड या ल्यूटीन पाया जाता है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी आपको कम मात्रा का फूल लगे, कम मात्रा में फूल चाहिए कैरोटीनॉइड या ल्यूटीन के लिए वनस्पत किसी और फूल से, तो वॉल्यूम सेविंग है, हाई कंटेंट है, इसी कारण से गेंदा की डिमांड बहुत हो रही है। जैसा मैंने कहा, साउथ में कंट्रैक्ट फार्मिंग इसी पोल्ट्री खाद के लिए, फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए वैरायटीज हैं जिनको यूज किया जा रहा है। गेंदा में भी अगर हम देखेंगे तो गेंदा दो प्रकार का होता है, एक होता है अफ्रीकन गेंदा और दूसरा होता है फ्रेंच गेंदा। तो अफ्रीकन गेंदा क्या होता है, इसकी पहचान कैसी होगी, अगर आप दूर से देखेंगे तो ये ऊंचे होंगे, लगभग 70 सेंटीमीटर से 1 मीटर के नीचे होंगे, और इनके जो बेसिक रंग है वो नारंगी पीले टाइप के होते हैं, फूल बड़े होते हैं। मुख्य बात यह है, पौधा भी बड़ा होता है और इसका फूल भी बड़ा होता है। जबकि फ्रेंच गेंदा जो है वो छोटा होता है, बौने कद का होता है, लगभग 20 से 40 सेंटीमीटर का होता है, और इसके फूल भी जो है आप देखेंगे वो छोटे होते हैं, लेकिन इसमें कलर्स बहुत मिलते हैं, लाल, नारंगी, पीले और कई मिले जुले कलर भी होते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ज्यादातर लैंडस्केपिंग में जो है वो फ्रेंच मैरीगोल्ड यूज होता है, और कमर्शियल लेवल पे अफ्रीकन मैरीगोल्ड ज्यादा, जिसके फूल बड़े होते हैं, उसको ज्यादा यूज किया जाता है। कैसी जलवायु में ये हो सकता है, भारतवर्ष में ये लगभग ज्यादा ठंडे इलाकों को जो बर्फ से ढके हुए हों या रेगिस्तान हो उनको छोड़ें तो अमूमन ये सभी जगह हो सकता है, क्योंकि इसको नम जलवायु की आवश्यकता होती है जो अपने देश में, इसीलिए बंगाल है, वहां देखिए कितनी अच्छी खेती होती है गेंदा की। जब भी आप इसकी खेती के सोचें तो ऐसी जगह का चयन करें जहां धूप पर्याप्त मात्रा में हो। अगर हम चूंकि ये फसल तीनों शरद काल, ग्रीष्म काल, वर्षाकालीन है, तो अगर हमें क्वालिटी के हिसाब से देखना होगा तो शरदकालीन फसल जो है वो सबसे उत्तम होती है, क्योंकि अधिक तापमान पे जो पौधे की वृद्धि है वो कम हो जाती है, तो फ्लावर की जो क्वालिटी है गर्मी में वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए शरदकालीन फसल इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों में अच्छी रहती है। लेकिन जो किसान भाई, जो लोग इसको कमर्शियल व्यावसायिक रूप में लेना चाहते हैं गेंदा को, वो सीजन के साथ साथ मार्केट डिमांड को देखें, तो आप देखेंगे ऑफ सीजन जो गेंदा होगा उसका रेट ज्यादा मिलेगा, तो ज्यादातर ऐसे समय को आप चुनें जो ऑफ सीजन हो। इनफैक्ट गेंदे की मुझे जो लगता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबसे ज्यादा कमाई जो होती है वो दिवाली के आसपास होती है। गणेश चतुर्थी से लेके दिवाली तक में जो किसान भाई गेंदा बेचते हैं, उसकी जो उनको लाभ मिलता है वो मतलब आंखों में चमक ले आता है। क्लियर नहीं तो आ रही आप ऐसी प्लान, हेलो, आवाज आ रही है?
सर क्लियर है। सर, मेरा वॉइस रिक्वेस्ट है क्लियर नहीं आ रही। पार्टिसिपेंट्स मेरा रिक्वेस्ट है पार्टिसिपेंट से, आप अपना कनेक्शन चेक करें धर्मेंद्र सिंह जी। यहाँ आवाज क्लियर है सर, आप कंटिन्यू रखें। और मेरा सभी पार्टिसिपेंट से एक रिक्वेस्ट रहेगा, चैट बॉक्स में एक फॉर्म दिया है, कृपया उसको जरूर भरिएगा समय मिले तो। और प्रश्नकाल का जो हम सेशन रखेंगे सर के प्रेजेंटेशन के बाद रखेंगे। कंटिन्यू रखिए सर। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद धन्यवाद। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि गणेश चतुर्थी से दिवाली के बीच में सबसे ज्यादा बिकता है ये। तो हम ऐसी प्लानिंग करें कि हमारा फूल ऑफ सीजन में आए, या सीजन जब बिल्कुल डिमांड में हो तब आए, तो निश्चित तौर पे इसको ऐसे समय पे उगाना चाहिए। एक चीज और है कि विषय में ही ये आएगा, अक्सर कई बार जब फूल का रेट डाउन होता है तो हमारे कृषक भाई जो हैं वो एकदम कहने लगते हैं कि पूरा बर्बाद हुआ है, बहुत रेट का नुकसान है। पर अगर आप ओवर द ईयर कैलकुलेट करेंगे तो अगर वो स्टेबल है तो बहुत जल्दी हड़बड़ाने और घबराने की जरूरत नहीं होती है। आप मेन जो आपका सीजन है उसकी आमदनी देखेंगे तो आपके मन को सांत्वना और संतुष्टि मिलती है कि ठीक है, साल भर तो हमको नहीं मिल सकता, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में मैं इतना कमा सकता हूँ कि इससे मुझे काफी अच्छा आय मिल जाए। तो देखिए, बुआई का जो और रोपाई का समय है वो जैसा मैंने कहा कि ये तीनों फसलों के रूप में ली जा सकती है। तो यूं देखें तो साल भर खेती की जा सकती है इसकी। तो ठंड के लिए नर्सरी में सितंबर अक्टूबर का समय सही रहता है बुआई का, और रोपने का समय लगभग अक्टूबर नवंबर होता है। ग्रीष्मकालीन में जनवरी फरवरी, और पौधरोपण का समय फरवरी मार्च। ये वही किसान लें जिनके यहाँ इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी हो, जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है मार्च में नहीं जाता हो। और वर्षाकालीन जो है वो मई जून में आप उसकी नर्सरी डालेंगे तो जून जुलाई में इसका रोपण करेंगे। तो ज़्यादातर जो फायदा हो रहा है आज की डेट में वो वर्षाकालीन खेती से हो रहा है, क्योंकि यही फसल जो है आपको दिवाली के आसपास अच्छा उपज देती है। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके 15 दिन आगे पीछे करके अगर आप खेती करते हैं तो देखिए, यहाँ दो चीज और आती है कि क्वालिटी की भी बात करते हैं। तो क्वालिटी के साथ अगर 19-20 में 19 क्वालिटी के साथ अगर रेट ज़्यादा मिल सकता है ऑफ सीजन में या सीजन में, तो हमें उसको प्रेफर करना चाहिए, ताकि हमें मुनाफा, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, हमारा जो शुद्ध आय है वो ज़्यादा आए। तो किस्में बहुत सारी किस्में हैं अफ्रीकन गेंदा में। उनका चुनाव करने में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। उसमें से एक तो कितना उत्पादन देगा ये बहुत ज़रूरी है, किस प्रकार का उसका फूल का आकार है, किस रंग का है, ये सब डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट में उसको बेचने जा रहे हैं। अगर आपका मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग नेटवर्किंग प्लान अगर आपका सॉलिड है तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। पर अगर आपने बैकअप मार्केटिंग प्लान नहीं रखा या आपका सॉलिड मार्केटिंग प्लान नहीं है तो इसमें आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो अफ्रीकन मैरीगोल्ड की अगर हम बात करें तो कुछ बहुत अच्छी पब्लिक सेक्टर की भी किस्में हैं, जैसे पूसा नारंगी गेंदा, बसंती गेंदा। अभी एक नई किस्म आई है पूसा बहार, ये भी बहुत अच्छी है, इसको भी हमारे किसान भाई ट्राई कर सकते हैं। एक पंजाब गेंदा वन भी मैंने पाया है कि वो भी बहुत अच्छी है माला के लिए विशेषकर, उसको भी ले सकते हैं। उसके अलावा IHR बेंगलोर से अर्का अग्नि है, अर्का बंगारा 2, ये काफ़ी बड़ी जो नॉर्मल साइज़ है उससे थोड़ी बड़ी साइज़ की आती हैं, बहुत सुंदर देखने में दिखती हैं। उसके अलावा विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय की किस्में हैं BM1 BM2। ये लगभग आप देखेंगे तो जो कलकतिया गेंदा जो इसको हम प्रेफर करते हैं, हमारे किसान भाई प्रेफर करने लगे हैं, जिसकी मार्केट डिमांड ज़्यादा है, वो बिल्कुल उससे मैच खाती हैं। तो उसको भी हम BM1 BM2 को भी ले सकते हैं अगर ह्यूमिडिटी की उपलब्धता है आपके रीजन में। इसके अलावा और बहुत सारी हैं, अफ्रीकन जायंट, डबल नारंगी, बहुत सारी किस्में हैं जिनको आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, चुन सकते हैं। इसी प्रकार फ्रेंच गेंदा में भी कई किस्में हैं, जैसे पूसा अर्पिता। पूसा अर्पिता थोड़ी सी लंबाई में ज़्यादा होती है फ्रेंच मैरीगोल्ड की अपेक्षाकृत। जाफरी बहुत अच्छी चलती है, पूरे आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में जाफरी की डिमांड रहती है। पूसा दीप एक नई किस्म है, ये भी कत्थई कलर की है, बड़ी अच्छी कत्थई लाल रंग की है, बहुत अच्छे फूल आते हैं इसके। इसको भी ट्राई किया जा सकता है, मंदिरों में इसकी डिमांड है। साथ में ये माला के साथ भी परोही जा सकती है, तो पूसा दीप अच्छा है। पूसा अर्पिता का साइज जो है वो थोड़ा सा फ्रेंच मैरीगोल्ड के हिसाब से बड़ा है,
और वो भी लूज फ्लावर में भी बिक जाता है। तो पूसा अर्पिता है तो फ्रेंच मैरीगोल्ड, पर फ्लावर का कलर और साइज के कारण कई बार वो आप अफ्रीकन मैरीगोल्ड के साथ उसको बेच सकते हैं। इसके अलावा जिप्सी हैं, और भी कई हैं। अभी छत्तीसगढ़ में ही रिसेंटली छत्तीसगढ़ गेंडा 1 किस्म भी रिलीज हुई है जो डबल कलर की है। तो इस प्रकार से देखिए, फूल को मैं मानता हूं कि ये फैशन बिजनेस टाइप का है। इसमें आपको नोवेलिटी चाहिए, आपको नई नई चीजें चाहिए, सो दैट कि मार्केट को आप कैच कर सकें, कैची बना सकें। तो किस्मों का जानकारी, किस्मों के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है उसको लेने के पहले, ताकि वो जो मार्केट डिमांड है, आपके यहाँ अगर नारंगी फूल बिकता है और आप पीला लगा देंगे तो वो नहीं बिकेगा। उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। साथ में ऐसा कुछ नया मार्केट में लॉन्च करने की जरूरत रहती है जो तुरंत बिक सके। तो ऊपर की जो आप कतार देख रहे हैं, फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये फ्रेंच मैरीगोल्ड के विभिन्न किस्में हैं। और नीचे जो आप देख रहे हैं जो फोटोग्राफ्स, वो अफ्रीकन मैरीगोल्ड की किस्मों के फ्लावर्स हैं। तो आप अपने आप देख पा रहे होंगे कि दोनों के फूलों में जो अंतर है उसी के अनुसार इनकी उपयोगिता होती है। तो किस्मों के बारे में मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि जब भी आप डिसाइड करें कि आपको गेंदा की खेती करनी है, तो आप पहले ये सोच लें कि आपको फ्रेंच करनी है कि अफ्रीकन करनी है, फ्रेंच में किस प्रकार की करनी है, और अफ्रीकन में कौन से टाइप के फ्लावर चाहिए, आपको लूज बेचने हैं, खुले में बेचने हैं, या ऐसी जगह आप बेच रहे हो जहाँ माला बनती हो तो माला के लिए अलग तरीके के फूल चाहिए। तो ये सारी चीजें जब आप अपने संज्ञान में रखेंगे, उसके बाद आप खेती के लिए अग्रसित होंगे, तो निश्चित तौर पे आप को ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी और आप एक अच्छा हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ले सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो नर्सरी बनाना होता है गेंदा की खेती में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर नर्सरी पे आपने ध्यान नहीं दिया तो एक हेल्दी प्लांट आपके पास नहीं होगा रोपने के लिए। और अगर हेल्दी प्लांट नहीं होगा तो आप कितनी भी केयर कर लेंगे पौध की, वो उतना उत्पादन नहीं दे पाएगा जो आपकी डिजायर है, जो आपकी अपेक्षा है। तो नर्सरी पे उस पर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे एक अच्छा पौध मिलेगा जिसको आप खेत में ले सकते हैं। सभी लोग नर्सरी के बारे में जानते हैं, फिर भी मैं एक हल्का सा इस पे लाइट फेंकते हुए निकलता हूँ कि अगर मिट्टी में आप नर्सरी बना रहे हैं तो निश्चित तौर पे उसमें गोबर की खाद और रेत जरूर मिलाइए ताकि मिट्टी भुरभुरी हो सके। उसके बाद लगभग एक चीज और ध्यान रखना है कि कोई भी सीजन हो आज की डेट में, क्योंकि वर्षा कभी भी आ जाती, उठी हुई क्यारियां बनाएं, रेज्ड बेड जिसको बोलते हैं। 15 से 20 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियों पे आप ये बीज डालें। लगभग 1 मीटर चौड़ी ही रखनी चाहिए इसकी चौड़ाई, और लंबाई आप अपने अनुसार ले सकते हैं, लेकिन हम लोग अक्सर कहते हैं 3 से 5 मीटर। 1 मीटर चौड़े रखने के पीछे का कारण ये है कि आपको जब भी कोई कार्य करना हो तो आप उसमें घुसे नहीं, आप दोनों तरफ से बैठ के अपने हाथों से आराम से बिना कोई नुकसान पहुंचाए हुए कोई भी कार्य उसमें कर सकते हैं। 2 क्यारियों के बीच में लगभग 1 फीट या उससे कम जगह आप छोड़ें, पानी के लिए जगह दें, चलने के लिए जगह दें, है ना। और जब आप बीज डालें तो बीज बहुत गहरा ना बोएं या बहुत हल्का ऊपर ना डाल दें। ऊपर डालेंगे चिड़िया ले जा सकती हैं, चींटियां खा जाती हैं, तो बिल्कुल गहराई सज जाती है। जो लोग इस पे काम करते हैं, जो इसकी खेती करते हैं, वो एक मैकेनिकल रोबोट की तरह हो जाते हैं। एक समय के बाद उनका हाथ उतनी ही गहराई पे जाएगा जितने पे बीज जाना चाहिए, लगभग 1 सेंटीमीटर से कम। और एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी रखें। जो नए कृषक भाई हैं, घरों में गेंदे की खेती करना चाहते हैं, नर्सरी बना रहे हैं, वो एक डंडा ले लें, डंडे से ही वो 5 सेंटीमीटर के अंदाज पे गड्ढा करते हुए बीज डाल लें। उसके बाद उसको अच्छे, जो मिश्रण आपने नर्सरी के लिए तैयार किया है, उसी मिश्रण से इसको ढक दें। अगर आपके पास पुआल है या कोई कवरिंग मटेरियल है उसको भी डाल दें सिंचाई करने के बाद, ताकि वो हीट बनी रहे, ह्यूमिडिटी बनी रहे, ताकि जर्मिनेशन अच्छा हो। तो ये करीबन 25 एक दिन बाद आपका ट्रांसप्लांटिंग के लिए पौध तैयार हो जाता है नर्सरी में। तो इस तरीके जो मैंने बातें बताई थी वो यहाँ पे फिगर में दिख रही हैं, और साथ में एक नर्सरी आप देख सकते हैं गेंदा की। अगर हम बीज की बात करें तो अमूमन हम बोलते हैं कि अगर हाइब्रिड नहीं है
तो 1.5 किलोग्राम बीज सफिशिएंट होता है। संकर किस्मों में निश्चित तौर पे कम मात्रा में बीज लगता है, और जो आपने किस्म चयन किया है उसके हिसाब से आप उसको प्रयोग में लाएं। नर्सरी में पानी हम सभी जानते हैं देना चाहिए। ज़्यादा पानी पे इसलिए जोर नहीं देना चाहिए, ज़्यादा पानी देने से न्यूट्रिएंट जो आपने उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधे को मिलने चाहिए वो बहकर नीचे चले जाते हैं। साथ में फंगल बीमारियां, फंगस लग जाती है या ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जो फंगस के कारण होती हैं, तो उससे बचने के लिए पानी एक नियमित मात्रा में, यूं कहा जाए तो आप फ्रीक्वेंट इरिगेशन पर लाइट इरिगेशन दें। कम पानी कम दिनों के अंतराल पे देना ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि एक बार खूब ज़्यादा पानी देना। ये अक्सर गलतियां हो जाती हैं, इससे हमें बचना चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया 3 सप्ताह के बाद पौधे को देखते हुए आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। रोपाई जरूर शाम को करनी चाहिए। रोपाई के लिए जब हमको पौध निकालना हो तो उसके पहले 2-3 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें, ताकि पौधे कठोर हो जाएं। और जब उखाड़ना होगा नर्सरी से तो फिर हम हल्की सिंचाई कर दें, ताकि जड़ों को नुकसान ना हो, वो टूटे नहीं। और क्योंकि अगर जड़ टूट गई तो निश्चित तौर पर जब आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो पौधा जो है उतना अच्छा विग्रस नहीं होगा। तो जड़ों को नुकसान ना हो इसके कारण हम गीला करके ही उसको उखाड़ें। परंतु आजकल जब हम व्यवसाय की बात करते हैं तो नर्सरी के बजाय जो मिट्टी के बजाय हम सॉइल लेस मीडिया की बात ज़्यादा करते हैं, या सॉइल जिसमें कम हो ऐसे मीडिया की हम बात करते हैं। तो आजकल जो प्रचलन है वो है प्रो ट्रे में बीज का बोना और उसी में नर्सरी तैयार करना। आप सभी प्रो ट्रे जानते हैं, लगभग 96 खंड वाली जो प्रो ट्रे होती है प्लास्टिक की, वो बहुत उपयोग में आती है। और मीडिया के रूप में मिट्टी की जगह कोकोपीट का प्रयोग कर रहे हैं। कोकोपीट का प्रयोग करने के बहुत सारे कारण हैं। उसमें से जो मुख्य कारण है वो ये है कि वो पानी अच्छे तरीके से सोख लेता है, और एक प्रो ट्रे में लगभग 1.25 किलोग्राम कोकोपीट की आवश्यकता पड़ती है। एक चीज और आपको ध्यान देना है कि कोकोपीट गीला अच्छी तरीके से करें, नहीं तो कई बार सूखा कोकोपीट बीजों को नुकसान पहुंचाता है। पीएच भी एक फैक्टर होता है। तो जब भी इसके साथ काम करें तो सावधानी से करें, अच्छा गीला करने के बाद ही इसका उपयोग करें। जब कोकोपीट में अच्छाई तो ये है कि जो सॉइल बॉर्न बीमारियां होती हैं मिट्टी में, वो मिट्टी के साथ आपके बीज में आ सकती हैं, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, स्टेलाइज होता है, तो बीमारी का कोई डर नहीं रहता सॉइल बॉर्न बीमारी आने का, इसीलिए इसका प्रयोग ज्यादा होता है। लेकिन कोकोपीट में कोई अपना न्यूट्रिएंट नहीं होता, कोई पोषक तत्व नहीं होता। जैसे मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं, इसमें कोई अपना पोषक तत्व नहीं होता है। इसीलिए हमें ध्यान देना होगा कि जब भी हम कोकोपीट का प्रयोग करें तो कोई ना कोई खाद, जैसे 19-19-19 है और भी कई सारे हैं, ये तो मैंने रेफरेंस के लिए बताया, वो 12वें और 20वें दिन पे लगभग अगर आप 19-19-19 का प्रयोग करते हैं तो उसको दें 3 ग्राम प्रति 1 लीटर की दर से बढ़िया से आप उसका छिड़काव करें जो नर्सरी तैयार हो रही है। कोकोपीट के अलावा अगर आप चाहें तो कोकोपीट में वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद की भी मात्रा ले सकते हैं। अगर आप कोई खाद नहीं देना चाहते हैं वाटर सोल्यूबल, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों को कोकोपीट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो वो भी इस कोकोपीट को छोड़ के प्रोट्रे में मिट्टी रेत खाद का मिश्रण जो जमीन में लेते हैं उसी को प्रोट्रे में लेके आप लगा दीजिए, छायादार स्थान पे करिए। तो बेसिक फंडा ये है कि हर बीज पर प्रोट्रे में लेने में हर बीज पे आपका ध्यान रहेगा। आप सभी जानते हैं कि हाइब्रिड कितना महंगा होता है, तो वो बीज पौध बन जाए, हर बीज पौध बन जाए, उसके लिए इसको स्पेशल ध्यान मिले। प्रोट्रे यूज करने से ये फायदा होता है। तो ये आप देखिए कोकोपीट वर्मी कंपोस्ट का आप मिश्रण बना के और उसको बढ़िया से डाल दें, और डालने के बाद बीज डाल दें जैसे आप इसमें देख रहे हैं फोटो में। इसके बाद इसको एक प्लास्टिक के कवर से भी ढक देना चाहिए, और फिर उसके बाद इसको छाया में रखने के बाद फिर आप धूप में ले सकते हैं। आजकल ज्यादातर जो आज की अगर हम बात करें तो बीज से ज्यादा रूटेड कटिंग से इसको लिया जा रहा है गेंदा को, और ये प्रचलन शुरू हुआ है आप कह लें बंगाल से। कलकतिया गेंदा जो है वो रूटेड कटिंग से ही प्रोपोगेट हो रहा है, और उसका उपयोग आप देखेंगे पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। बीज के बजाय लोग बाग कटिंग से तैयार किए हुए गेंदा को प्रेफर कर रहे हैं।
उसमें भी कई ग्रोथ रेगुलेटर्स आते हैं, आप खुद भी उसको तैयार कर सकते हैं कटिंग लेकर, और आईबीए का प्रयोग करके आप ले सकते। आईबीए का प्रयोग ना भी करना हो तो भी आप अगर अच्छा रेत का मिश्रण तैयार करके कटिंग लगाएंगे तो 12-13 दिन में, 1 सप्ताह 9 दिन 12 दिन आपके मैनेजमेंट के अनुसार उसमें रूटिंग हो जाती है और उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर हम साल भर की बात करें कि अगर हमको साल भर गेंदा लेना है तो कब क्या लेना चाहिए, उस हिसाब से चूंकि आपको मैंने बीज और रूटेड कटिंग दोनों के माध्यम से नर्सरी के बारे में बताया है, तो वर्षाकालीन में ज्यादातर आजकल रूटेड कटिंग की जो किस्में हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे अर्का अग्नि, अर्का बंगारा, BM1, BM2, कलकतिया कटिंग सब जानते हैं। शरदकालीन में भी रूटेड कटिंग्स का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं आज के टाइम में, लेकिन लेट में या ग्रीष्मकालीन में रूटेड कटिंग्स बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं, तो उस समय जो है बीजों के ही जो किस्म बीजों से ही प्रोपोगेट होती हैं उन्हीं का प्रचलन ज्यादा है और उन्हीं को हमें लेना चाहिए। तो किस्म के साथ वो किस तरीके से बढ़ाई जा रही है, इन दोनों के मिश्रण को अगर आप सही तरीके से मिला लेंगे तो आप बहुत हद तक 9-10 महीने तक ये फसल लेने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ध्यान यही देना है कि कौन सी किस्म किस तरीके से प्रोपोगेट हो रही है। रूटेड कटिंग की जो हम बात कर रहे थे, कलकतिया गेंदा या BM1, BM2 जो अपनी किस्में हैं, वो क्यों इतनी फेमस होती जा रही है। अगर आप इस फोटो को देखिए तो मेरी बाएं साइड जो फोटो है जिसकी तरफ एरो बने हुए हैं, आप देखिए ये लगभग 5 दिन बाद, माला बनने के 5 दिन बाद लिया हुआ फोटो है। तो आप दोनों के फूलों का अंतर देखिए, एक फूल सूख के धीरे धीरे छोटा हो रहा है जो सीड का है, और रूटेड कटिंग वाला जो फूल है वो अभी भी बड़ा है, साइज में आप देख ही रहे हैं कि बड़ा है ही, सूखने के बावजूद भी वो बड़ा है, रंग में भी असर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, माला बनाने वाले उद्योग से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो किसान भाई अपने यहाँ फूलों की खेती करते हैं, फूलों को माला वहीं बनवाते हैं, वो ध्यान दे रहे होंगे कि जो हरा रंग का फूल के साथ जो डंठल है वो बीजों के किस्मों में ज्यादा दिखता है। रूटेड कटिंग में हमारी जो पंखुड़ियां होती हैं फूलों की, गेंदा की, वो उसको ढक देती है। तो लुक में आप देखें तो बहुत अंतर है। ये लुक जो है माला का, जो बाएं साइड में है जिसमें हरा डंठल दिख रहा है, वो एक समय के बाद देखने में सुंदर नहीं लगती है, जबकि दूसरी तरफ आप देखिए एकदम यूनिफॉर्म माला दिख रही है। इसके साथ साथ एक और चीज है, जब डंठल उसका हरा वाला पार्ट जब ज्यादा रहेगा तो जब आप माला बनाएंगे तो सुई और धागे में से उसको पिरोने में भी दिक्कत आती है, तो बड़ा टीडियस हो जाता है, बड़ा दिक्कत वाला काम हो जाता है। इसीलिए आज की डेट में कटिंग का प्रचलन, कटिंग की वैरायटी का प्रचलन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि माला ज्यादा बिकता है। वैल्यू एडिशन करने से माला की जो कीमत होती है वो ज्यादा आती है, तो खुला पुष्प बेचने से अच्छा माला बना के बेचें, और माला बना के बेचने में ये किस्में जो हैं ये बिल्कुल भरपूर सहयोग कर रही हैं हमारे कृषक भाइयों का। भूमि की अगर बात करें तो आप सभी जो कृषक भाई हैं, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, छात्र छात्राएं हैं, सब जानते हैं पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6.5 के आसपास अगर रहे तो बहुत अच्छा है। गोबर की खाद निश्चित तौर पे देनी चाहिए। ये भी हम जानते हैं कि मिट्टी की जुताई अच्छी होनी चाहिए, भुरभुरी कर लें, और गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट करें। ये भी अपने आप में समस्या है। हम लोग बोल तो देते हैं कि गोबर की खाद का प्रयोग करें, पर बहुत जगह आज की डेट में ये भी एक समस्या होती जा रही है कि कहाँ से लाएं, कैसे उपलब्ध कराएं। तो पार्ट में कीजिए, थोड़े थोड़े एरिया में उसको कीजिए, पर करने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, हमें जो मृदा मिली है, हमें जो जमीन मिली है, वो हमारे बुजुर्गों ने, पुरखों ने हमें बहुत अच्छी तरीके से दी है। हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी आगे आने वाली जनरेशन को भी ऐसी मृदा दें जिसमें वो भी अच्छी तरीके से खेती कर सकें। ऐसी हालत ना हो कि वो बंजर होती जाए, तो हम उसके लिए हमारे ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगेगा। अब अगर हम दूरी की बात करें, कितनी दूरी पे लगाते हैं, तो चूंकि अफ्रीकन गेंदा बड़ा होता है तो उसको हम 40 बाई 40 सेंटीमीटर की दूरी पे लगा सकते हैं, और फ्रेंच गेंदा छोटा होने के कारण उसको 1 फुट की दूरी पे पौधे से पौधे, चाहे कतार से कतार की दूरी 1 फीट रख सकते हैं। ध्यान ये देना है कि रोपण जो है वो हम शाम को ही करें। तो ये बड़ा ट्रेडिशनल तरीका है
कि हम 40 बाई 40 और 30 बाई 30 पे गेंदा लगाते आए हैं। बहुत छोटे एरिया में जो कृषक भाई काम करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, पर कमर्शियल लेवल पे बिल्कुल ही अलग सीन है। और जो कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, व्यावसायिक रूप से कर रहे हैं, वो काफी हद तक अलग तरीके से खेती करते हैं। अगर किसान भाई हमारी जो हैं, अगर एक कतार विधि पे वो काम करते हैं तो लगभग वो 4 फीट की दूरी, जैसा आप देख रहे हैं, 4 फीट की दूरी पे कतार की दूरी रहती है, और 1 फीट के लगभग पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं, जिससे लगभग 15,000 पौधे आ जाते हैं। दूसरा एक तरीका है जिसमें वो 90 सेंटीमीटर 3 फीट के आसपास पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं, और सॉरी, कतार से कतार, और पौधे से पौधे लगभग 23 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। इससे फायदा इनको ये होता है कि संख्या ज़्यादा हो जाती है, पौधों की संख्या ज़्यादा होगी तो फूल ज़्यादा मिलेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा मिलेंगे। एक चीज़ और मैंने यहाँ लिखी है खरीफ और रबी के बारे में, कि ज़्यादातर खरीफ में 4 फीट की दूरी रखते हैं और पौधे से पौधे की भी दूरी ज़्यादा रखते हैं, जबकि रबी में दोनों चीज़ें कम होती हैं। उसका कारण ये है कि खरीफ की जो फसल होती है उसकी बढ़वार ज़्यादा होती है, बहुत विगरस होती है, बहुत ज़्यादा वो फैलती है, तो वो जो दूरी होती है वो मेकअप हो जाती है। जबकि रबी की जो गेंदा है वो कम फैलती है, तो मौसम और इन सब चीज़ों के कारण, तो उसमें वीड की बहुत प्रॉब्लम आएगी। वीड की प्रॉब्लम आएगी तो वो अपने आप में हमारे लिए समस्या, और उसमें अलग खर्चा आता है। तो रबी में आप देखेंगे कि जो हमारी कतार से कतार की दूरी है और पौध से पौध की दूरी है वो कम हो जाती है, जिसके कारण हमें वीड की समस्या से निजात मिल जाता है, और निश्चित तौर पे फूलों की संख्या भी हमें ज़्यादा मिलती है, क्योंकि विगरस नहीं है तो ज़्यादा फूलों के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि हम संख्या बढ़ा दें उसकी, पौधों की। अब एक कतार विधि भी पुरानी होती जा रही है, और 2 कतार की विधि ये हमारे कृषक भाई ही कर रहे हैं, और अपने खेतों में करके बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट उठा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ड्रिप बीच में है, और ये 2 कतार इन्होंने आसपास लगा दी है, लगभग 1 फीट की दूरी पे। और आप देखिए जब ये बढ़ जाता है तो आपको कहीं नहीं लगेगा कि 2 कतार है, एक ही कतार जैसी दिख रही है। आप देखिए इसकी ग्रोथ और इसके फूलों को। तो ये 4 फीट की दूरी पे रखते हैं, और 1 फीट के दूरी पे पौधे की दूरी रखते हैं। संख्या भी पौधे की बढ़ जाती है, क्योंकि आप यहाँ पे 2 कतार ले रहे हैं। तो ये किसानों के द्वारा खुद मॉडिफाई किए हुए प्रैक्टिसेस हैं, जो आज की डेट में बिल्कुल वैलिडेटेड हैं और बिल्कुल मुनाफा दे रहे हैं। अब बहुत लोग जो बिल्कुल नाप तोल के नहीं करते हैं, वो जब ड्रिप लाइन लगाते हैं, ड्रिप में पानी छोड़ देते हैं, जैसा अभी डॉक्टर प्यासी जी ने कहा था, तो ये जो हमारे ट्राइबल फार्मर्स हैं उनके साथ हम लोगों ने जब काम किया था तो समझाने में दिक्कत आती थी। तो ये ड्रिप के लेटरल से जो पानी निकल रहा है, उस पानी में एक तरफ आप इधर पौधा लगा दीजिए, इधर लगा दीजिए, तो लगभग ये 1 फुट की दूरी हो जाएगी। तो 2 कतार विधि को आप इस तरीके से बिना नापे ड्रिप चलाने के बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि 2 कतार की विधि से अच्छी उपज और अच्छी पौधे मिल सकती है। ये आईसीआर के माध्यम से भी टाइम टू टाइम रिसर्च हो रहा है और बताया जा रहा है। ये बहुत ही सक्सेसफुल विधि है, जो साउथ में भी नॉर्थ में भी फेमस है। इसमें हम मेड़ बना लेते हैं 90 सेंटीमीटर का, 3 फुट का। इसमें कतार से कतार की दूरी हम 2 फीट रखते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी हम 30 सेंटीमीटर रखते हैं। तो यहाँ पे 2 कतार आपको अलग अलग क्लियर कट दिख रही हैं, जबकि किसानों के जो विधि थी उसमें आपको कतार जो है एक ग्रोथ के बाद आपको उनके बीच का अंतर ही नहीं पता चलेगा। इसका एक और फायदा है, खरीफ में जब हम बात कर रहे हैं कि पौधे की बढ़वार बहुत ज्यादा होती है, विग्रस होता है, तो आप देखते होंगे गेंदा में गिरने की समस्या बहुत आती है। जब पौधा बड़ा हो जाता है, फूल उसमें लद जाते हैं, तो वो गिरना शुरू हो जाता है। 2 कतार होने में क्या होता है कि एक पौधा दूसरे पौधे को सपोर्ट देने लगता है, तो लॉजिंग की जो समस्या है वो कम होती है, गिरने की समस्या कम होती है उसमें। ये फर्टिगेशन शेड्यूल है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। ये जो रिकमेंडेड डोज है कि आप कैसे फर्टिगेशन पे, अगर आप ड्रिप में जा रहे हैं और ड्रिप के साथ अगर आप फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो कैसे करना है, लगाने रोपाई के 20 दिन तक क्या करना है,
फिर जब वो वेजिटेटिव ग्रोथ में आ जाए, वनस्पतिक अवस्था में 45 दिन तक लगभग रहता है, तो उस समय हमें कैसे खाद वितरित करना है, और जब फूल आने लगे, बड़ आने लगे, तब क्या डोज देना चाहिए, ये उसकी जानकारी है। चर्चा का विषय ये बन सकता है, इस पे अलग से भी चर्चा हो सकती है और मैं आपको ये उपलब्धि करा सकता हूँ। तो पानी के बारे में भी आप सभी जानते हैं कि लगभग हमें टाइमली इसको पानी देना होता है। मिट्टी अगर गीली है तो पानी की आवश्यकता नहीं है, ये देखते हुए ही हमें काम करना चाहिए। जब से ड्रिप आया है तब से हमें बहुत सुविधा होती है, ड्रिप में सेट करके हम बढ़िया पानी दे सकते हैं। एक दो कृषि क्रियाएं और हैं जो मैं आपके साथ चर्चा कर लेता हूं कि इसमें एक क्रिया होती है जिसको हम पिंचिंग बोलते हैं। इसमें हम शीर्ष भाग को, मतलब ऊपर की जो स्टेम है, उसको हम तोड़ देते हैं। लगभग 20 दिन बाद, कहीं 25 दिन बाद, कभी 30 दिन बाद, कहीं 40 दिन बाद, कहीं 45 दिन बाद, समय अनुसार, मौसम अनुसार हम उसको ऊपर से 5 से 7 सेंटीमीटर तोड़ देते हैं। उसका कारण ये है कि जब हम ऊपर की शीर्ष स्टेम को तोड़ते हैं, तने को तोड़ते हैं, तो नीचे साइड से बहुत सारी शाखाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। तो जब शाखाएं ज्यादा निकलेंगी तो उसमें कलिकाएं ज्यादा निकलेंगी, कलिकाएं ज्यादा निकलेंगी तो फूल ज्यादा निकलेंगे, तो निश्चित तौर पे आपका उत्पादन बढ़ता है। तो ऊपर से तोड़ने का मेन उद्देश्य ये होता है कि हम साइड से शूट्स आ जाएं, जिससे कि हमारे फूल ज्यादा आए। एक और तरीका होता है कि जो ऊपर का टर्मिनल फूल, हर शाखा में जो ऊपर का फूल होता है, उसके बड्स को जब वो कलिका अवस्था में तभी हम तोड़ते हैं, तो फिर साइड से शूट प्रोलिफरेशन होता है और ज्यादातर शेप भी बहुत अच्छा आता है। जब हम ऐसा करते हैं तो एक गोल शेप लेकर पौधा बढ़ता है। तो लाइट की जो आवश्यकता है वो भी पौधे को बहुत अच्छी तरीके से मिलती है, हर तने को मिलती है, तो वो निश्चित तौर पे फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है और उत्पादन और क्वालिटी में अंतर आता है। ये हमारे कृषक भाई लोगों ने इस पे बड़ा अच्छा काम किया है। देखिए, जब आप पहली बार कहीं खेती कर रहे होते हैं तो आप कहीं ना कहीं से पौधा लेकर आते हैं। जब आप पौधा लेकर आते हैं तो आप एक बार लगा लेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, फिर आप 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर जाइए ट्रेन से, फिर ये सब बहुत महंगा भी काम है और बहुत समय भी लेता है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप ये पिंचिंग करते हैं तब आप इसी कटिंग को, जो मैंने आपको विधि बताई थी रूटेड कटिंग की, इसी को आप नर्सरी में लगा लीजिए और इसकी कटिंग ले लीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, हर 20 दिन पर या हर 30 दिन पे या हर 40 दिन पे आपके पास पूरा एक फ्रेश मटेरियल तैयार हो जाएगा खेत में रोपणी करने के लिए या बेचने के लिए। तो रूटेड कटिंग से भी आप इस पिंचिंग, ये जो आवश्यक कार्य है, इसको हम कहते हैं कि कैसे हम बिजनेस बदल सकते हैं। तो ये जो आवश्यक कार्य है, इसको आप रोटेट कटिंग के लिए लीजिए और आप 20-40 दिन पे जब आप लगाते जाएंगे तो आप साल भर की खेती का जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा हो जाएगा। दूसरों को भी आप बेच सकते हैं। ये निश्चित तौर पे बहुत मुनाफा है। कई कृषक भाई हमारे फूल छोड़ के इसी पे काम करना शुरू कर दिए थे। ये हम जब पिंचिंग करते हैं तो इसको रोटेट कटिंग बना के हम बेचें। फूलों की तोड़ाई, मुझे लगता है कि हम सब कृषक भाई बंधु जानते हैं कि शाम को तोड़ने के अपने फायदे रहते हैं, या अर्ली मॉर्निंग तोड़े अगर मंडी में या मंडी के अलावा भी कहीं बेचना है। तो चूंकि मंडी ज़्यादातर जगह है नहीं, तो सुबह के समय आप करें, या जिसको बहुत ओवरनाइट जर्नी में भेजना हो वो शाम के समय इसको करें। पूरे गेंदे की अच्छी बात है, जो पूरे फूल खिल जाते हैं उनको आप तोड़ लें, छायादार स्थान पर रखें। उसके बाद अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इसकी पैकिंग करते हैं, कितनी दूर भेजना है उस हिसाब पे डिपेंड करता है। देखिए, अच्छे कृषक भाई और मध्यम और जो बहुत ध्यान नहीं देते हैं, अगर सबको मिला लें तो लगभग इसका उपज जो है 18 टन के आसपास, 17 से 18 टन हम ले सकते हैं, है ना। लेकिन ये सारी बातें मैं तब बोल रहा हूँ जब हम अच्छी तरीके से खेती करें। ये एक हमारा ग्रुप था, हम लोगों ने ट्राइबल एरिया में बनाया था, तो वो उनकी खेती, वो कैसे फूल तोड़ रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, कैसे माला बना रहे हैं। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो सूजा ले रहे हैं वो आप सही दें, आप जो धागा ले रहे हैं वो सही रहे। ये सब चीज़ों पे, बारीकियों पे जब आप ध्यान देंगे
तो आप एक निश्चित तौर पे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसमें कई सारे रोग आते हैं। डैम्पिंग ऑफ आता है जो नर्सरी में आता है, उसके लिए कार्बन एंजिम का हम उपयोग कर सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू, इसमें सफ़ेद फफूंदी का जमाव हो जाता है, बाद में भूरे रंग की हो जाएगी। घुलनशील गंधक इस पे काम करता है। ये तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। पूरे देश में आप किसी से भी बात करेंगे, अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा जो आप देख रहे हैं, क्लियर कट जो लोग खेती किए होंगे गेंदे की, वो समझ गए होंगे ये बड़ी समस्या है। तो आज की डेट में जो हम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखिए कि मैंकोजेब का भी असर कम होता जा रहा है। बोट्राइटिस ब्लाइट में अब हम क्लोरोथेलोनिल की बात कर रहे हैं। तो इसका तरीका यही है कि आप जब कुछ ना बचे, पहले तो आप कोशिश कीजिए कि ये आए नहीं, और अगर आता है तो तुरंत शुरुआती दौर में ही इसको कंट्रोल करें। नहीं तो आपके पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बल्कि ये जो अपने जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, इनको चेंज करके 15-15, 20-20 दिन के अंतराल पे, कभी-कभी एक ही काम नहीं करता है, तो मजबूरी में आपको दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना होता है, उसी से आप इसको रोक सकते हैं। माइट बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपके यहाँ माइट आता है तो वो 2 दिन के अंदर आपके खेत को पूरा खत्म कर देगा। लास्ट में आपको लगेगा कि पूरी जैसे जाला होता है, वो पूरा जाला पौधे के ऊपर आ जाएगा, मकड़ी जैसा जाला बुनती है। तो ये समस्या से बहुत आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा कि माइट ना आए, अदरवाइज ये बहुत जल्दी, मतलब आप आज देख के गए हो और आप 2 दिन शादी से लौट के आओ और अगर माइट होगी तो वो 2 दिन में आपको खेत का रंगत ही बुरा नजर आएगा। इससे बचें। लीफ माइनर जैसी समस्याएं भी आती हैं, इनको भी मिलीबग है, थ्रिप्स आप जानती हैं, थ्रिप्स हर जगह प्रॉब्लम करता है, वैसी गेंदा। तो मैं ये जो कह रहा था ना कि बहुत लोग सोचते हैं गेंदा हार्डी है, अपने आप हो सकता है, नहीं, पर इसको भी अपनी ये ट्रैप क्रॉप खुद है, लेकिन इसको भी दूसरे कीटों से बचाने के लिए हमें इस पे काफी काम करना पड़ता है। ये स्लाइड बहुत चर्चा का विषय है कि आमदनी कितनी हो सकती है, मुनाफा कितना हो सकता है। 10 रुपए से लेके 80 रुपए प्रति किलो, 140 रुपए प्रति किलो तक बिकता है, 180 रुपए तक, 210 तक बिक जाता है। एवरेज 20 रुपए प्रति किलो होता है, इसको अगर आप होलसेल पे ले जाएं। प्रति एकड़ में खर्चा भी अलग अलग है। यहाँ पे मैंने कंजर्वेटिव एवरेजिंग करते हुए, बहुत सारे कम से कम 300 किसानों के साथ काम करने के बाद एक एवरेजिंग करते हुए लाया कि लगभग हम 60,000 का शुद्ध आय अगर ले सकते हैं, इस पे जाएं। जो मैंने अभी तक का हाईएस्ट देखा उसमें एक गोविंद विश्वास जी किसान हैं, जो 70 क्विंटल प्रति एकड़ लेते हैं और 1.25 लाख रुपए पर एकड़ उनकी आमदनी होती है। अभी तक मैंने उनको देखा है। वो लगभग 35,000 माला बनाते हैं 1 एकड़ से, और 10 रुपए के अनुसार वो बेचते हैं, तो 3.5 लाख रुपए उनको मिलता है। खर्चा, चूंकि वो इंटेंसिव खेती करते हैं, तो उनका खर्चा भी करीबन लाखों में पहुंच जाता है। फिर भी जो उनकी बचत होती है वो लाखों में होती है। तो ये बहुत वेरिड मीटर है, जो कम से लेके बहुत हाई तक जा सकता है। आप कहाँ फिट होते हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने प्रोएक्टिव हैं, कितने मार्केटिंग फ्रेंडली हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना कमा सकते हैं। तो फूलों की खेती सिर्फ आप अगर शुरुआती दौर में करनी है तो जरूरी नहीं कि अकेले ही करें। फिशरीज का पॉन्ड है तो उसमें कर सकते हैं। एक जगह हम लोगों ने देखा कि 1000 वर्ग मीटर से लगभग 14,000 रुपए किसान गेंदा की खेती से ले सकता है। तो एडिशनल आय अगर मिल रही है तो ये अच्छी बात है। इसके साथ आपके यहाँ अगर बाग हैं, उसमें भी आप गेंदा को इंटरक्रॉपिंग के रूप में ले सकते हैं। जैसा मैंने कहा था, जरूरी ये है कि उसमें धूप की उपलब्धता रहे, ऐसा इंटरक्रॉपिंग में भी प्लान कीजिए। तो कई जगह देखे हैं कि अगर 1 रुपए लगता है तो लगभग 3 रुपए तक का हमको एडिशनल इनकम इससे मिल सकता है। इसके अलावा शेड नेट में भी गेंदा को जैसे ट्रैप क्रॉप के रूप में यूज कर सकते हैं, और कई सारे मॉडल हैं जिसमें आप देखिए कि गेंदा को पपीता के बीच में, गोभियों के बीच में, रोड के साइड में जो खाली जगह शेड नेट में बच गई है, वहां पर भी आप ले सकते हैं और इससे आप कुछ आय ले सकते हैं। हम लोगों ने रायपुर में जो ट्राई किया था, तो लगभग 1 एकड़ के शेड नेट हाउस में जो जिस तरीके से हमने यहाँ गेंदा लगा रखा है, लगभग 60,000 रुपए का हमको इनकम गेंदे के फूलों को बेचने से मिल गया था।
इसके अलावा अगर आप बीज बनाना चाहते हैं, पर उसमें इसके बाद मैं खत्म ही करूंगा, अब इससे ज़्यादा लंबा नहीं लूंगा। अगर बीज बनाना चाहते हैं तो फूल आने के पहले ही उसको आप पौधे को चुन लीजिए, ढक लीजिए। मच्छरदानी जैसी जो मैश नेट आती है उससे आप ढक लीजिए, तो क्या होगा कि अंदर ही अंदर सेल्फिंग होगी, तो इसमें मिश्रण नहीं होगा। जो फूल बनेंगे वो आपके पेरेंट जैसे रहेंगे। अगर आपने फूल आने के बाद किया तो हो सकता है कहीं और का बीज, किसी और गेंदे का बीज आके उसमें पॉलिनेशन किया हो, जिससे कि वो प्योरिटी मेंटेन ना हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें करने में दिक्कत आती हो, हेजिटेशन हो, तो दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस को बोलते हैं। एक वैरायटी को दूसरे गेंदा की कोई वैरायटी कहीं लगी है तो कम से कम आधा किलोमीटर से ज़्यादा अगर वो आप लगा लें, एक ही किस्म हो, तो फिर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठंड के मौसम के जो बीज होते हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं उत्पादन की दृष्टि से। तो भाइयों, आज के दौर में जब ये कोविड-19 का जो महामारी है, इसको अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्च से लेके और अप्रैल मई तक जितने भी फूल वाले हमारे भाई थे वो बहुत परेशान थे। और तब हमें महसूस हुआ कि हमने ऐसी परिकल्पना भी नहीं की थी कि खेतों में फूल लगे हों और हम करें तो क्या करें। तो अब धीरे-धीरे आदमी एक्सपीरियंस से सीखता है और हम सब साइंटिस्टों ने, कृषक बंधुओं ने, सभी लोगों ने सीखा इससे, और अब ये समझ में आ रहा है कि हमें वैल्यू एडिशन पे जाना पड़ेगा। मूल्य संवर्धन की बात करनी होगी, जो आज एक चुनौती, ऐसी कोविड-19 जैसी चुनौतियों में वो एक कारगर उपाय बन सकता है। और इन फूलों को हम प्रमोट कर सकते हैं गुलाल बनाने के लिए, अगरबत्ती में, जैसा कहा पोल्ट्री खाद के लिए, पिगमेंट डाई के लिए, इसेंशियल ऑयल। कन्नौज के एरिया में जाफरी किस्म से बहुत ज़्यादा इसेंशियल ऑयल निकाला जाता है, जो परफ्यूमरी और बाकी चीज़ों में यूज़ हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों में अब हम अल्टरनेटिव, हमें अपना फोकस बढ़ाना पड़ेगा, ताकि कभी ऐसी परिस्थिति ना आए, पर अगर आती हैं तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ड्राई फ्लावर टेक्नोलॉजी आजकल बहुत हाई लेवल क्लास में बहुत चल रही है कि फूलों को सुखा के कलाकृतियाँ बनाएं, उसमें उसका प्रयोग कर सकते हैं। और वर्मी कंपोस्टिंग, ये एक बहुत अच्छा मुझे लगा कि सभी में सबसे अच्छा वर्मी कंपोस्टिंग है, अगर कुछ नहीं कर सकते हैं। और कई इकाइयाँ आप मंदिरों में भी देखिए, तो जो फूल सूख रहे हैं उनकी वर्मी कंपोस्टिंग करके उनका उपयोग किया जाता है। तो इस ओर अगर हम बढ़ें, इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करें और पहले से ही सजग तैयारी रखे रहें, तो हो सकता है हमारा नुकसान कम हो। परंतु आज फूल की दृष्टि से, और आज गेंदे की बात करें या किसी भी फूल की बात करें, तो सबसे बड़ी चुनौती है कि जो हमारी सीरियल डोमिनेटिंग है, नीड बेस्ड, पल्सेस, ऑयल सीड, इसके बीच में हम फूलों को कहाँ पर एडजस्ट करें, कैसे एडजस्ट करें, कैसे क्रॉप डाइवर्सिफाई हो, कैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में हम इसको लाएं, कैसे एक मॉडल डेवलप हो सके। ये अगर चैलेंज हम बखूबी पूरा कर पाएंगे तो निश्चित तौर पे ये जो खेती है ये आगे चल के बहुत मुनाफे का सौदा बनी रहेगी, जैसे आज की डेट में बनी हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ एक पेशेंस हियरिंग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत आभारी हैं डॉक्टर गौरव शर्मा सर के। आपने आज बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी है हमें, उसके लिए हम आभारी हैं। फ्रॉम बिगिनिंग, जहां से हम कहते हैं शुरुआत से, उसके बीज की वैरायटी से लेकर उसके रोपण, उसकी क्यारी बनाना, उसको किस तरह, और सबसे अच्छी पार्ट ये रही सर कि जो महाराष्ट्र के एक बड़े से एरिया में जहां तालाब का उपयोग होता है पानी की कमी के कारण, आपने वहां पे भी उसको एक विशेष रूप से दिखा के जो मूल्य संवर्धन की बात पे ले जाके बात कही है सर। बहुत बहुत आभारी है सर। इतनी विविधता के साथ हर पार्ट को समायोजित करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब मैं चाहूंगा हमारे उपस्थित सभी किसान बंधुओं से कि कृपया कर हैंड रेस करें, और अगर आप प्रश्न पूछ नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप चैट बॉक्स में भी लिखें। हमारी पूरी टीम सक्षम है आपका हर प्रश्न लेगी। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग आते जाएं तो हम आपका नाम पुकारते आएंगे। दत्ता राव काले साहब हैं जो हैंड रेस करे हैं, कृपया कर अपना सवाल पूछें। दत्ता राव काले जी, आप अनम्यूट करिए, आपका हैंड रेस है। दत्ता राव काले जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। हाँ जी, पूछिए 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 डॉक्टर साहब।
वो कलकत्ता कटिंग है ना, वो कटिंग के बाद वो जैसा बीज रोपण करते हो, अब वेयर हाउस में ऐसा कैसा इसका है क्या कुछ? काले साहब, हाँ पहले आप अपना परिचय दें परिचय और देते हैं। शर्मा साहब आपका प्रश्न समझ गए हैं, वो आंसर करेंगे। आप अपना परिचय दें प्लीज। मैं वाशिम से, विदर्भ से बात कर रहा, महाराष्ट्र। बहुत बहुत स्वागत है विदर्भ से आपका। जी जी डॉक्टर साहब, जी काले साहब का प्रश्न। काले साहब, थोड़ा सा एक बार और विस्तृत रूप से आप क्या पूछना चाह रहे हैं? वेयर हाउस से एक बार काले साहब अपना प्रश्न फिर से संक्षिप्त रूप से बता पाए एक बार फिर से? वो कलकत्ता ऐसे जाते हैं ना, वेराइटी वो कटिंग करते हैं ना, उसकी आप वेयर समझो स्टोर करके ऐसे सीजन रबी ऐसा है ना, वो उसमें कर सकते कैसे कोई? अच्छा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ डॉक्टर साहब ये पूछ रहे हैं कलकत्ता कटिंग से किस तरह से रवि सीजन में कर सकते हैं, थोड़ा संक्षिप्त में इनको बता पाए एक बार फिर से? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था कि जो नवंबर दिसंबर के बाद की जो प्लांटिंग है उसमें दिक्कत आती है, लेकिन आप नवंबर तक कटिंग को, दिसंबर के मिड वीक तक, इनफैक्ट लेट दिसंबर तक भी आप कटिंग को अगर लेते हैं तो वो आपका काम चल जाएगा और पर्याप्त चलता है। काले साहब, आप ये मान लीजिए कि अच्छी गर्मी में मैंने देखा है मार्च एंड और अप्रैल में भी कटिंग के जो कलकतिया कटिंग है, या कलकतिया कटिंग ना बोलें, कटिंग वाले जो किस्म है वो फूल दे रहे हैं। तो आप इसमें रबी में भी आप ले सकते हैं। हाँ जी सोहन सेप्ता जी, आपने माइक ओपन किया है, प्लीज अपना परिचय देते हुए पूछ सकते हैं। सर मैं धार जिले से बोल रहा हूँ, मनावर तहसील से। जी सवाल करिए सर। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे अपन गेंदे को अगर लंबा चलाना चाहते हैं कि उसका जो, जैसे अपन ने एक बार पौधा लगाया तो उसको अपन लंबा चलाएं, जैसे मार्केट में क्या है कि अपने को दीपावली के बाद में बहुत सारे बार निकाल के फेंकना पड़ता है बीमारी के कारण, तो अपन चाहते हैं कि वो और लंबा चले, तो अपन उसको कम से कम जैसे 3 महीने के बजाय 5 महीने तक चलाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सोहन जी बहुत बढ़िया सवाल। और धार से तो विशेष लगाव है। निमाड़ में, मालवा में गेंदे की बहुत अच्छी खेती होती है। और आपका जो प्रश्न है, ये कुछ इसमें जो समस्या है, जो आप चाह रहे हैं कि 3 महीने की जगह वो 5 महीने चले, तो हमको ये समझना होगा कि इसकी एक अपनी लाइफ साइकिल होती है। हर जीवित वस्तु की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है और उसकी एक विगर की एक सीमा होती है। जैसे अपने यहाँ हम लोग एक एज के बाद थकने लगते हैं, तो उसी प्रकार ये पौधे भी होते हैं कि जब ये फूल देते हैं ना भाई साहब, तो ये बहुत थकने लगते हैं, इनकी बहुत एनर्जी लगती है, फूड पार्टीशनिंग बहुत होती है अगर साइंटिफिक वे में बोले तो। फूल आने के बाद निश्चित तौर पे ये जो है कमजोर होंगे और ये धीरे धीरे मरेंगे, लंबा नहीं खींचेंगे। हाँ, परंतु एक पोर्शन है जिसमें आप ध्यान दे सकते हैं कि जो फूल पौधे में सूख रहे होंगे, ये मेहनत का काम है, लेकिन आपको बढ़ाना है तो ये आपको करना पड़ेगा कि जैसे आपने देखा कि 40 फूल लगे हुए हैं जिसमें से 15 सूख रहे हैं या सूखने की स्थिति में, तो आप उन 15 को तुरंत हटा दीजिए, वहां से उनको काट दीजिए। तो जो बाकी बचे हुए हैं वो फूल आप बेचिए, तो निश्चित तौर पे नीचे से 15-20 फूल और आएंगे, तो वो समय बढ़ेगा। दूसरा, जो खराब मतलब ड्राई कर गई हैं लीव्स या जो तना सूख गया है, उनको आप तोड़ के फेंक दीजिए। तो क्या होगा कि प्लांट अपने आप में जितना न्यूट्रिएंट मिल रहा है, तो जो उसको नई बर्ड्स आ रही हैं उसमें फूड की पार्टीशनिंग करेगा, तो वो लंबा खिंच जाएगा। कभी कभी एक रिस्क भी आप और ले सकते हैं, जो नई शाखाएं आ रही हैं या जो शाखाएं अभी थोड़ी सी पुरानी सी हो रही हैं, पर उसमें वाटर काफी है, तो जो मैंने पिंचिंग की क्रिया बताई है वो भी आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जो नेक्स्ट फ्लश आएगा वो डिले होगा, लेकिन बड़े इसमें आपको बारीकी चाहिए कि फ्लावरिंग हो रही है, आप पिंचिंग कर रहे हैं तो एक पोर्शन धीरे से आप डिले कर रहे हैं। तो अगर एक फ्लश हो जाए उसके बाद आप पिंचिंग कर लें तो थोड़ा पौधे को समय मिल जाएगा। एक बार खाद और दे दीजिए, डेड हेड्स जिसको मैं बोल रहा था, सूखे हुए चीजों को हटा दीजिए, तो निश्चित तौर पे उस अवधि के लिए आपको और फूल मिल जाएंगे उसमें से।
मंदसौर से सुशील पाटीदार जी हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। सुशील भाई पूछिए। सुशील भाई आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है जी जी, सर। पूछिए डॉक्टर साहब। सर फसल विविधीकरण के अंतर्गत मैं वर्ष भर फूलों की खेती करना चाहता हूं, तो इसके लिए कोई चार्ट बना हुआ है कि हम 2-2 महीने के अंतराल पे फूलों की पौध लगा सके, जिससे हमको वर्ष भर फूल प्राप्त होते रहे? हेलो, शायद कुछ कनेक्शन के कारण डिस्कनेक्ट हो गए हैं डॉक्टर साहब, अभी फिर से रिज्वाइन करेंगे। ठीक है सर। हम आपका अब भी लेते हैं, बस 1-2 सेकंड का शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। इसी बीच में सभी उपस्थित हमारे बीच लगभग 62 किसान उपस्थित हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि चैट बॉक्स पे आपको एक फॉर्म गूगल डॉक्यूमेंट का आया होगा, आप खोलेंगे तो उसमें कुछ सामान्य से प्रश्न है, उनका जवाब प्लीज दीजिए और हम लोगों को सुझाव भी दीजिए। एक सुझाव फॉर्म है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, तो जिससे हम लोग आपसे कनेक्टिविटी बनाए रखें, और ये चीजें हम लोगों को प्रेरणा देती हैं आपके लिए बहुत अच्छा करने की। तो निवेदन है। और YouTube की टीम, हमारी जो बलराम टीम है, उसने भी चैट बॉक्स में YouTube का लिंक दिया हुआ है। जिन भी किसान भाइयों को सुनने में परेशानी हुई हो या किसी कारणवश नहीं देख पाए हो, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको कितनी बार भी देख सकते हैं। YouTube में 1 से 2 दिन के अंदर वो डाउनलोड कर दिया, अपलोड कर दिया जाएगा। तो कृपया कर थोड़ा सा चैट बॉक्स भी देखते चलें। और शर्मा साहब आ चुके हैं। हाँ शर्मा सर प्लीज, हाँ पूछिए। जी डॉक्टर साहब। शर्मा साहब, डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? गौरव शर्मा साहब। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है सर, आपका माइक ऑडियो का नहीं आ पाया है। ऑडियो लिंक नहीं हुआ उनका। ऑडियो जी, अब शायद होगा। शर्मा सर आपको आवाज आ रही हो, थोड़ा ऑडियो का लिंक कर लीजिएगा वहां से। हेलो, जो भी किसान भाई और पूछना चाहते हैं अपना हैंड रेज कर दें, मैं स्टेप बाय स्टेप सभी को लेता हूं। डॉक्टर साहब आपका ऑडियो लिंक नहीं हो पा रहा है, आपको आवाज आ रही हो तो प्लीज आप ऑडियो लिंक करिए। अभी आवाज नहीं जा सकेगी उनको, फोन करके बोलना पड़ेगा। आवाज आ रही है हमारी? डॉक्टर साहब आप लगा पाए तो एक जी कैसी सर? जी आप एक बार कांटेक्ट कर लें सर। अभी भी नहीं आ रही है सर? आ गई सर, आ गई। मैं दोबारा लॉग इन करता हूँ। नहीं सर, आ गई आवाज, आ गई सर, आवाज क्लियर है सर। हाँ क्लियर है। जी पाटीदार जी थे मंदसौर से, वो उनका प्रश्न ये था कि मैं साल भर क्रॉप रोटेशन के साथ साल भर करना चाहता हूँ फूलों की खेती, तो उसके बारे में कुछ आप जानकारी दे पाए उन्हें? अगर पाटीदार जी सुन रहे हैं आप मंदसौर से? जी सर। हाँ प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज। गौरव सर, आवाज शायद फिर चली गई क्या? डॉक्टर गौरव सर आवाज आ रही है? आपकी आवाज आई थी सर अभी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद मेरे ख्याल से। मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से इस सवाल की प्रतिपूर्ति करने की। हाँ जी प्लीज। देखिए सुशील जी, आपका सवाल जो है प्रेजेंटेशन में वैसे तो दिया गया था सर की तरफ से, जिसमें कि उनने वर्ष भर जो है वर्षाकालीन और शरद ऋतुकालीन जो है अलग अलग टाइम पे बीज से और कटिंग से लगाने वाली विधियों को शर्मा साहब से मेरी बात हुई है। बड़ा की शर्मा साहब से मेरी बात हुई है जी, और एक्चुअली शर्मा साहब का माइक नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण वो दोबारा लॉग इन कर रहे हैं जी। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो थोड़ा सा पेशेंस रखें जब तक कि हमारे मित्र शर्मा साहब आ रहे हैं। मैं आज के जो है 87 लोगों ने आज इस पार्टिसिपेशन किया है आज के इस वेबिनार में, और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। और सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं वो जिन्होंने, चाहे वो शर्मा जी हो चाहे मैं हूं,
जिनको इस काबिल बनाया कि आज हम सामने बैठ के किसानों के लिए कुछ भी कर पा रहे हैं। आदरणीय जो है शर्मा साहब के पिताजी डॉक्टर आरबी शर्मा साहब, राम बाबू शर्मा साहब आपको दिख रहे होंगे। तो आदरणीय शर्मा साहब भी उपस्थित हैं और अरे क्या बात है सर, देख के सौभाग्य शुरू हम से लोगों का। ही इस बात की खुशी हुई जो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संचालक अनुसंधान सेवाएं भी रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग मृदा वैज्ञानिक है वो, और देश सहित विदेश में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आदरणीय शर्मा साहब से कहूंगा कि वो अपना वीडियो और माइक दोनों ऑन करके कुछ आज के वेबिनार के विषय में कुछ जो है प्रकाश डालें। आदरणीय शर्मा साहब, स्वागत है सर, स्वागत है सर, हम लोगों का सौभाग्य है सर आप यहाँ हैं। प्लीज सर। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? सर आप अनम्यूट करिए खुद को, एक माइक जैसा बटन होगा, उस पे क्लिक, उस पे आप उंगली रखेंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे। सर वो रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी, आप देखेंगे तो वो ऑन हो जाएगा सर। शर्मा सर नहीं, शायद वो नहीं कर पा रहे हैं, पर वो सुन रहे हैं, शुरू से ही सुन रहे हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य सर, स्वागत। साथ ही साथ मैं अन्य किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि आज प्रमुख रूप से हाँ जी, आ गई आरबी शर्मा साहब आ गई। प्रणाम सर। बोलिए सर। नमस्कार। बस मैं सुन रहा था लेक्चर को और मुझे लगा कि काफी उपयोगी रहा होगा लोगों के लिए। अच्छा, बड़ी उत्सुकता से लोग प्रश्न भी पूछ रहे हैं और इससे ये दिखता है कि ये वास्तव में काम का लेक्चर था। तो हमने आयोजकों को बधाई दी और चैट बॉक्स में मैं लिख ही रहा था कि आयोजकों के साथ साथ वक्ता को भी बधाई। और ये ऐसा विषय है जिस पर अभी काफी कुछ किया जा सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं आय दुगनी करनी है, तो एक्चुअली अब अन्न सिर्फ अन्न और दाल फसलों लेने से नहीं होगी, ये अल्टरनेटिव्स हमें तलाशने पड़ेंगे। जैसे फूलों की खेती हुई या दूसरी इंटीग्रेटेड फार्मिंग में दूसरी चीजें भी आ सकती हैं, सब्जी भी आ सकती है, फ्रूट प्लांटेशन भी आ सकते हैं जहाँ पे ये संभव है। तो ये किसानों के लिए बड़ी उपयोगी होगी, उनकी इनकम बढ़ेगी। और मेरी ये धारणा रही और अभी भी है कि इस देश में किसान सबसे गयाबीता रहा है, उसकी हमेशा प्रॉब्लम्स रही हैं, क्योंकि मौसम भी कभी कभी मार जाता है उसको। तो इन परिस्थितियों में मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा एक फील्ड है हॉर्टिकल्चर एज सच, जिससे कि किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी शुभकामनाएं ऑर्गेनाइजर्स को देना चाहूँगा, बलराम संदेश को भी और वक्ता को भी बधाई देना चाहूँगा कि बड़े विस्तृत रूप से उन्होंने ये अपना। सर हम लोगों का सौभाग्य है कि आप हम लोगों के बीच हैं, सर ने परिचय कराया हम लोगों का, हम लोग आज बहुत ऋणी हुए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। सर आ गए हैं गौरव सर। नहीं, ये तो हम आपके आभारी हैं कि आपने हमको मोस्ट वेलकम सर, हम लोगों का सौभाग्य सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नेटवर्क में वापस आ गया हूँ। जी सर, स्वागत है गौरव सर, आप प्लीज सर। अरे सर गौरव जी भी रुके और सौरभ जी भी रुके और शर्मा सर की बात पूरी होने दें। जी नहीं, हाँ बस सर सुन पा रहे हैं सर। हाँ नहीं, बस हमको इतना ही कहना था कि बहुत अच्छा टॉपिक लिया और फार्मर्स के लिए बड़ा उपयोगी रहेगा इस तरह का वेंचर टेकअप करना, क्योंकि लोग जानना भी चाहते हैं, लेकिन इस तरह की वेबिनार से लोगों के पास मतलब इस तरह की इंफॉर्मेशन पहुंचती है, सीखना भी चाहते हैं, सवाल जवाब का भी मौका मिलता है। तो ये बहुत ही उपयोगी रहा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने हमें इसमें जोड़ा, इंट्रोड्यूस कराया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। जी सर मैं बताना चाहूंगा कि आज के वेबिनार में कुल 87 किसानों ने, हम सब सहित मिला के 87 किसानों ने पार्टिसिपेट किया, जो 9 प्रमुख जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के लगभग 26 जिलों के साथ साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो इन 9 जिलों के किसानों ने आज प्रतिनिधित्व किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि श्री डॉक्टर
गौरव शर्मा साहब जो जानकारियां उनको उपलब्ध कराई हैं, निश्चित रूप से क्योंकि इसका यूट्यूब लिंक भी सबको साथ शेयर किया जाएगा और आगे भी किसान इसको जो है देख सुन सकेंगे, शर्मा साहब की बातों का अनुसरण करके अपनी खेती को, फूलों की खेती को बेहतर बना सकेंगे। साथ ही साथ जो है संपर्क भी नंबर उसमें उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे भविष्य में भी यदि किसानों को कोई भी समस्या आती है अपनी फूलों की खेती करने में और उसके बेहतर संज्ञान में कोई भी बात आती है तो वो शर्मा साहब के टच में रहेंगे और जिससे कि बेहतर लाभ की परिकल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री जी की है वो सार्थक हो सके। ओवर टू डॉक्टर शर्मा, गौरव शर्मा जी। जी और एक प्रश्न रह गया था सर पाटीदार जी का कि साल भर अगर वो चाहते हैं कि फूलों की खेती करें तो उस संबंध में जानना चाहते हैं, मंदसौर से हैं सुशील पाटीदार जी। आप सुन रहे हैं? डॉक्टर साहब आ गए हैं आप? जी सर। जी आप प्लीज कंटिन्यू करिए। जी डॉक्टर साहब ओवर टू यू। जी सुशील जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आप साल भर खेती करते हैं तो आप पहले अपने जो आपको जहां बेचना है, जहां आपका डोमेस्टिक मार्केट हो, जहां पे आपको बेचना, वो आप पेन पेपर लेके चॉक आउट कर लीजिए कि किस किस महीने में जो है या किस किस टाइम पे डिमांड ज्यादा रहती है। फिर आप उल्टा चलिए, वैसे तो मैं नहीं कह सकता हर जोन के लिए, लेकिन 70 से 75 दिन के बाद जो है लगभग कलिकाएं आने लगती हैं और उसके बाद फूल का दौर शुरू हो जाता है। तो आप अपनी प्लानिंग और प्लांटिंग उस अनुसार पीछे जो डेट्स आप हैं उसके पीछे की तरफ जाइए और बरसात से ही रूटेड कटिंग लगाना शुरू कीजिए और पिंचिंग का समय लगभग ऐसा मैच कर लीजिए कि उसमें जब रूटेड कटिंग आएगी वो जब फूल बनेगा 90 दिन बाद वो आपके मार्केट के उसको मैच कर सकता है। अब इसके लिए जरूरी ये है कि आप किस्मों को जो 3-4 किस्में हैं उनको देख लीजिए कि हम रूटेड कटिंग की कलकतिया गेंदा की ये किस्म लगाएंगे दिसंबर तक, पिंचिंग करके इसकी कटिंग बनाते जाएंगे और दिसंबर एंड में हम बीज की पंजाब गेंदा 1 हो, नारंगी बसंती, देखिए सबका रिकमेंडेशन होता है कौन किस सीजन में, पर कुछ अपने ट्रायल एरर पे आप कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनकी भी कुछ बीजें हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हैं और इस तरीके से आप वैरायटी प्लांटिंग टाइम को मैच कराते हुए साल भर आप ले सकते हैं, बशर्ते पानी की व्यवस्था आपके यहाँ सही होनी चाहिए। थैंक यू सुशील भाई, शायद आपकी जिज्ञासा शांत हुई हो और मैं चाहूंगा पंकज जी से, पंकज पटेल जी हैं जो हमारी टीम के मेंबर हैं, कि कुछ प्रश्न अब अपन चैट बॉक्स से भी ले लें, तो वहां से भी काफी लोग वेट कर रहे होंगे। पंकज भाई ओवर टू यू, आप कुछ सवाल अगर चैट बॉक्स में हो तो। जी भैया, चैट बॉक्स में एक प्रश्न है, वैष्णवी जी ने पूछा है कि सर रूटेड कटिंग क्या होती है और किस तरह से किया जाता है? जी बहुत अच्छा प्रश्न। रूटेड कटिंग मतलब कटिंग जिसमें रूट आ जाए। जब हम पौधा जो तैयार हो, इसको मैं शुरू से समझा देता हूँ 1 मिनट में, कि मान लीजिए आपके पास गेंदा लगा हुआ है और वो गेंदा 20-25 दिन का है, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, जो विगरस गेंदा है ना, उस गेंदे के जो ऊपर की शाखाएं होती हैं 5 से 7 सेंटीमीटर की किसी भी तने की, उन शाखाओं को जब हम तोड़ेंगे और उनको हम अगर सही ग्रोइंग मीडिया में या रेत में अगर हम लगा देंगे, सही से पानी देंगे, तो कुछ दिनों बाद वो जो तना है वो जड़ देने लगता है और वो धीरे धीरे पत्तियां आ जाएंगी, जड़ आ जाएंगी, तो वो अपने आप में पौध बनने लगेगा। इसकी सबसे अच्छी बात ये विशेषता ये है कि वो जो पौध बनेगा वो बिल्कुल जो आपने वैरायटी से लिया है उस तने को, शाखा को, वो उसी वैरायटी में फूल देगा, उसी रंग का देगा, उसी प्रकार का देगा। तो रूटेड कटिंग होती है शाखा से जब आप रूट्स आ जाएं और शाखा से जब आप पौध को तैयार कर लें। ये बहुत आसान है, बोलने में या सुनने में कठिन लग सकता है, पर आप अपने घर में कली गेंदा तोड़ के, शाखा तोड़ के गमले में ला के देखिए, मिट्टी में भी वो जड़ें फेंक देगा, पत्तियां आ जाएंगी और वो पौध बनने लगेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब।
सर एक प्रश्न था मेरा भी कि जैसे सर आपने बताया कि हम वैलिडेशन कर सकते हैं, इसमें गुलाल बना सकते हैं और अगरबत्ती। सर इसके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी कि हम इसको गुलाल किस तरह से बनाएं और क्या प्रोसेसिंग उसकी रहेगी? देखिए ये बड़ा सिंपल होता है। जो गेंदा को अगर हम अच्छी तरीके से छाया में सुखाते हैं, है ना, और उसकी जब पंखुड़ियां सूख जाती हैं, उसी को आप कूट लेंगे तो पाउडर के रूप में आ जाएगा। आप पटेल साहब कहाँ से हैं? सर खंडवा मध्य प्रदेश। खंडवा मध्य प्रदेश, है ना। जी तो अगर आप कृषि विज्ञान केंद्र, 2-3 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का तो मैं आपको बता सकता हूँ, दंतेवाड़ा कृषि विज्ञान केंद्र लार्ज स्केल पर इसकी गुलाल बना रहा है। तो टेक्नोलॉजी बहुत इसमें मुश्किल नहीं है। सही तरीके से पुष्पों को सुखा के उसको ग्राइंड करके पाउडर बना लेना, इसी प्रकार से गुलाल बन जाता है। बाकी मैं आपको FFDC और 1-2 संस्थान और हैं, उनसे नंबर लेकर और आप तक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। टेक्निकल अगर कुछ और इसमें जरूरत जानकारी होगी तो वो भी उपलब्ध करा दूंगा आपको। ओके सर, थैंक यू सर। सर रवि जी कुछ पूछना चाहते हैं, रेज किया हुआ। रवि जी आपको आवाज आ रही है? रीवा नाम। रीवा, सॉरी माफी चाहता हूँ, रीवा जी आपको आवाज आ रही है? आपने हैंड रेज किया हुआ है शायद, अगर प्रश्न हो तो। मेरे ख्याल से नहीं है। डॉक्टर साहब मेरा एक प्रश्न था, जैसे कि आपने बताया था कि ये नर्सरी से अपन रोपण करें, क्योंकि आप थोड़ा टाइम फ्रेम मेरे ख्याल से 1 महीने थोड़ा आगे आ गए हम, तो क्या इसकी डायरेक्ट शोइंग भी की जा सकती है, सीधे बुआई सर? अगर है तो क्या सक्सेसफुल है, आपने प्रयोग की हो या कुछ जानकारी हो सर? सीधे बुआई को हम रिकमेंड नहीं करेंगे, है ना। जी जी। ये सही नहीं रहेगा। मतलब कमर्शियल लेवल पे आप शौकिया तौर पे आप ले लेंगे, फूल आ भी जाएंगे, पर कमर्शियल तौर पे बिल्कुल मिसमैच हो जाएगा, डिसबैलेंस होगा। पर आपके इस जो आपकी जिज्ञासा है, ऐसी जिज्ञासा कुछ हमारे किसानों को थी, और आप ये जान के आश्चर्यचकित होंगे कि लोगों ने, जो मैंने रूटेड कटिंग के बारे में बताया था, पिंचिंग करके और सीधे खेत में उसको लगा दिया। जो मैं कह रहा था ना कि सैंड लेकर या ग्रोइंग मीडिया में आप उसको लगाएं, तो जो एक्सपर्ट हो जाते हैं और जहाँ पे नमी ज्यादा रहती है वहां पे सीड तो नहीं, कटिंग मतलब शाखाओं को, कटिंग को लेके सीधे सीधे उन्होंने खेत में लगाया, और बाद में जैसे जैसे वो बढ़ती गई उस पर वो मिट्टी चढ़ाते गए, जैसे आलू में करते हैं, और बहुत अच्छा उन्होंने उत्पादन किया। तो ये एक्सपेरिमेंट आप कटिंग के साथ कर सकते हैं, सीड के साथ ना करें तो बेहतर रहेगा कमर्शियल। जी 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 जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। जी हाँ, पूछिए, अपना परिचय देते जाए डांगी साहब, शीलाल डांगी जी। हाँ जी सर, नमस्कार। हेलो जी जी नमस्कार, अपना परिचय देंगे डांगी साहब, फिर सवाल पूछते रहिए। जी पूछिए। हाँ सर, शीलाल डांगी सर, मैं यहाँ से झालावाड़ से सर, राजस्थान। स्वागत है, पूछिए सर डॉक्टर साहब से। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर जैसे कि गेंदे के जो ये बीज बहुत महंगे आते हैं सर, ये जैसे कि अपन गेंदे से जो बीज चुन लेते हैं वो भी काम दे देंगे सर, वही लेना पड़ेगा हाइब्रिड वाला? देखिए, अगर आप हाइब्रिड का बीज उसमें से लेते हैं तो जब वो उगेगा तो वो फूल जो है वो विभिन्न प्रकार के आपको आएंगे, एक जैसे नहीं मिलेगा, क्योंकि हाइब्रिड जो होता है वो कई सारे पेरेंट से मिलके बनता है। तो जब आप उसमें से ऐसे ही चुन लेंगे तो हो सकता है कि जो उसके पेरेंट का मतलब है 2-3 किस्मों को लेके जब हम क्रॉस करते हैं, इसका बीज बनाने के लिए 2 पेरेंट्स को ले लिया, तो वो हो सकता है कि जिस बीज से वो बनाया गया है उस बीज का रंग आ जाए उसमें, है ना। तो कहने का अगर सिंपली हम बात करें तो वो एक जैसे फूल नहीं आएंगे, कोई आकार में बदला हुआ रहेगा, कोई रंग में बदला रहेगा, कोई छोटा रहेगा। तो ये हम कमर्शियली व्यावसायिक रूप से इसको हम मना करते हैं। गार्डनिंग में आप इसको ले सकते हैं। गार्डनिंग अगर आपके घर में छोटा मोटा गार्डन है और आपको करना है तो आप कर लें, पर व्यावसायिक तौर पे ऐसा ना करें। आपको हाइब्रिड हमेशा नया ही लेना पड़ेगा। इसीलिए जो मैंने आपको कई किस्में बताई थी, पूसा नारंगी, बसंती के अलावा इससे और भी किस्में थी, उसको आप मैशिंग से या आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करके उनको आप ले सकते हैं। पर हाइब्रिड जो है, स्ट्रिक्ट हाइब्रिड्स जो हैं, उनको आप
नया बीज लीजिए हर साल, हर समय, हर सीजन में। रीवा जी आप पूछना चाहते हैं, पूछिए डॉक्टर साहब से। रीवा जी अपना परिचय देते हुए बस पूछिए सर। आवाज आ रही है रीवा जी? हेलो सौरभ जी, जी जैसा कि डॉक्टर शर्मा सर ने बताया, मैं दो चीजें बताना चाहूंगा कि जब भी बात हम संकर की और ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज की करते हैं तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक जो है, क्योंकि जैसे हम संकर की कहते हैं तो संकर का मतलब होता है कि सुपीरियरिटी, मतलब दोनों ही माता पिता से उसकी संतान यदि बेहतर रहेगी उपज में, फूल की साइज में, फूल के लस्टर में, तो वो कहलाएगी हाइब्रिड, वो संकर में आएगा। और इसमें एक जब उस बीज को आप दोबारा जो है निकाल के और दोबारा उपयोग करते हैं तो इसमें एक मैकेनिज्म होता है, वो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जैसा कि सर ने बताया कि आपके फूलों की साइज उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, फूलों की जो उपज है उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, वो दोनों माता पिता की तुलना में जो सुपीरियरिटी थी संकर में वो उससे कम होगी। तो अच्छा यदि आपका उपज लक्ष्य ना हो तब तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर बेहतर उपज आपका लक्ष्य है तब आप जो है बीज को हमेशा आपको संकर बीज को खरीदना पड़ेगा। लेकिन उन प्रजातियों को जिनमें जो ओपन पॉलिनेटेड वेराइटियां हैं और पूषा जैसे इंस्टीट्यूट से आती हैं, जैसे पूषा दीप, जो संकर नहीं है, उनमें आप ऐसा कर सकते हैं, उनका बीज बना के आप दोबारा बीज तैयार कर सकते हैं। उनमें ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है, ना ही उनमें उपज में आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होगा। बहुत अच्छी जानकारी दी है। किसान भाइयों से निवेदन है कि ओपी वैरायटी, ओपन जो वैरायटीज हैं उनको यूज करिए तो आप दोबारा उनको यूज कर सकते हैं अगले साल भी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, यही जानकारियों के लिए हमने शुरुआत की है। मैं रीवा जी से पूछूंगा फिर से, वो रेज हैंड किए हुए हैं, माइक पे आवाज आ रही है आपको तो प्लीज सवाल करिए। हाँ सर आ रही है। पूछिए पूछिए पूछिए। सर मैं सत्येंद्र कुमार सीतापुर उत्तर प्रदेश से। जी स्वागत है, पूछे डॉक्टर साहब। सर इसका जो अवशेष बच जाता है फसल काटने के बाद में, फूल निकालने के बाद में, क्या उसमें मशरूम को उगाया जा सकता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका, और ये एकदम नया विस्ता खोलता है मशरूम के लिए। मुझे इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है, पर ये इतना बढ़िया प्रश्न है कि कल मैं इसके बारे में पता करके, और क्योंकि ये तो एक तरीके से एक पूरा नया चैनल ओपन कर देगा हमारे डाइवर्सिफिकेशन की जब मैं बात कर रहा था, तो ये प्रश्न नहीं बल्कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सुझाव है आपका, और इस पे निश्चित तौर पे अगर नहीं भी होता होगा तो इस पे काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आपने एक बहुत नया एक ऑप्शन दे दिया है डाइवर्सिफिकेशन के लिए मशरूम में। बहुत बहुत धन्यवाद रीवा जी इसके लिए। आप संपर्क में रहिएगा तो आपको सर के थ्रू जो भी जवाब आते हैं रीवा जी वो आपको फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। जी आप पूछना चाहते हैं, पूछिए। सत्येंद्र जी। जी सर। आप अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दें। जी सर। वो नंबर मैं नोट करके और गौरव सर एक्सप्लोर कर लेंगे इन्फॉर्मेशन। मैं भी कुछ विश्वविद्यालय के माध्यम से एक्सप्लोर करके पता करके जानकारी और आप तक पहुंचाऊंगा, आप तक पहुंचाऊंगा निश्चित रूप से। जी सर। कुछ और पूछना चाहते हैं? एक और एडिशन है सुझाव में, ये जो वैरायटी ऑफ मशरूम की खोज रहे हैं, अगर आप इसको उगाना चाहते हैं, देखिए गेंदे का पौधा कब सूखेगा? मार्च के बाद, होली के बाद। तो जाहिर तौर पर मशरूम जो है आपकी अक्टूबर से लेकर दिसंबर फरवरी तक ही सबसे ज्यादा वैरायटी है वो चलती है। आपको उन वैरायटी की रिसर्च सोचनी पड़ेगी जो गर्मियों में होगी। अभी ये संभव है कि आपके जो ठंड के बाद जो आपकी गेंदे की फसल की झाड़ खत्म होगी, उस पर आप गर्मियों में उगने वाली मशरूम की माइसीलियम उगा सकते। अच्छा, एक मेरा प्रश्न है वो है शुभम जी से। शुभम जी, एक मेरा प्रश्न है कि हम फूलों को लंबे समय तक, क्या हम जैविक तरीके से अपनाए गए फूलों को
रासायनिक तरीके से अपनाए गए फूलों की तुलना में लंबे समय तक तरोताजा रख सकते हैं क्या, और उसके लिए किसानों को कौन कौन सी ऐसे जो है बैक्टीरिया, फफूंदनाशक या वायरसेस या और क्या गौमूत्र या जो देसी टॉनिक हैं जो हम बनाते हैं जैविक उपचार में, वो क्या ऐसा महत्वपूर्ण होगा जिसका हम प्रयोग करके जैविक तरीके से गेंदे की फसल को एक तो हम और बेहतर रासायनिक की तुलना में बेहतर उत्पादन लें, उसकी बेहतर गुणवत्ता लें, और उसके फूलों को लंबे समय तक तरोताजा कैसे, मतलब उसकी स्टोरेबिलिटी को कैसे बढ़ाएं, इस विषय में अपने सुझाव, अपने अनुभव साझा करें। धन्यवाद सर। क्योंकि ये गौरव जी के लिए भी नया प्रश्न है, इसलिए हमने गौरव जी से नहीं पूछा। नहीं, प्रश्न अच्छा है, प्रश्न बहुत अच्छा है। सर देखिए, जब बात होती है केमिकल फार्मिंग या फर्टिलाइजर बेस्ड से केमिकल बेस्ड फार्मिंग अगेंस्ट जो है आपकी जैविक खेती की, तो यहाँ पे क्या होता है कि ठंड की वजह से कुछ प्रभाव केमिकल में तुरंत दिए जा सकते हैं जो उसे बचा सकते हैं। सल्फर दे सकते हैं आप, कुछ और भी अलग अमीनो एसिड वगैरह का छिड़काव कर सकते हैं, जो कि जैविक खेती में मान्य नहीं होते हैं। तो जैविक खेती में क्या है कि किसी एक तत्व पे काम नहीं कर सकते हैं कि आप सिर्फ इस तत्व के लिए स्पेशली पूछते हैं। मिट्टी को इतनी संपूर्ण बनाने के लिए, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए पहला तो कंपोस्ट का एडिशन, आप जो ड्रिप के थ्रू दे रहे हैं तो जीवामृत और वर्मी वॉश जैसी चीजें जिसमें ह्यूमस होता है। ह्यूमस मतलब पौधे को वो इतना मजबूत बनाएगा, इसकी जड़ों का विस्तार हो माइक्रोराइजा के थ्रू भी। आपकी ऊपर से जीवामृत जो है इसमें एक्टिनोमाइसिटी, जो ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास जैसे तत्व हैं जो कि फंगस और फफूंद और जीवाणुओं को मारेंगे। तो ये एक संपूर्णता देते हुए जो प्रयास होगा वो जैविक खेती में आपको सभी तत्वों को मिला के देना पड़ेगा। अभी बहुत ठंड हो रही है, जैसा कि सर ने बताया, अल्टरनेरिया ब्लाइट है, वो ट्राइटिस, फूलों का सड़ना वगैरह है, तो इसमें आप गौमूत्र दे सकते हैं। बहुत ज्यादा असरदार है वो स्ट्रिप फॉर्म में, ठंड हो रही हो तो भी बहुत ज्यादा असरदार है। और इसके अलावा अगर कीटनाशक की बात करें तो इसमें आप नीम के तेल से कीड़ों को मार नहीं सकते हैं, कीड़ों को दूर रख सकते हैं, अंडों का फूटना रोक सकते हैं। निमास, बमनास जैसी चीजें हैं जिससे इल्लियां वगैरह दूर हो सकती हैं। और आजकल काफी सारी कंपनीज में बिवेरिया बैसियाना, पेसिलोमाइसिस और आपके मेटाराइजन जैसे फंगस हैं जो कि निमेटोड से लेके बाकी कीड़ों को मारते हैं। हालांकि गेंदे एक ऐसी फसल के रूप में जाना जाता है जिसकी जड़ों से वो रसायन निकलते हैं जो दूसरी फसलों में निमेटोड के प्रभाव को रोकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि संपूर्णता देते हुए कंपोस्ट, जीवामृत, खलियां और लगातार जो है ये पिंचिंग जैसी प्रोसेस जो है ये इसको बढ़ाएंगी। इसके अलावा जो कुछ काफी सारे एलिमेंट आए हुए हैं मार्केट में, कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने एमिनो एसिड की टक्कर में, टी स्टेन्स एक बहुत नामी कंपनी है, तो इनने मिराकुलान नाम से एक जैविक तत्व निकाला हुआ है जो सर्टिफाइड है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। ग्रीन मिर्किल जो है वो दिया जा सकता है जो फसलों के ऊपर मौसम विपरीत जो प्रभाव है। जैसे कि अगर गर्मी होगी तो क्या होगा, फूलों का साइज छोटा हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा ठंड होगी तो फूलों का फटना शुरू हो जाएगा, कलियां फटना शुरू हो जाएंगी, जो आपको सही दाम नहीं देगा। जब फसल का ऊपरी कलियों का जलना और ये सब कैल्शियम की डिफिशियंसी से होता है तो उसके लिए आप चूने का पानी भी जमीन में चला सकते हैं शुरुआती अवस्था में, जो इसको माने रखता है। और सूक्ष्म तत्वों की कमी जो है खलियों के अलावा ये सारी वर्मी वॉश और वर्मी आपकी जो है कंपोस्ट वगैरह से भी पूरी होती है। मेरा मानना है कि संपूर्णता देते हुए ऐसा करें तो हर प्रयास जैविक खेती में भी सफल बनाएगा। और हम इसे पूरी तरह से भोपाल के आसपास के रीजन में करते आ रहे हैं पिछले 1 साल से। अभी इस बार भी मैं आपको कुछ दिनों बाद अपनी खेतों का दिखाऊंगा। तो पीएच जहाँ हाई है वहाँ पे भी बहुत सफल हुई है। अच्छा शुभम जी, हमारे बीच में दो अन्य जी डॉक्टर साहब, मैं एक चीज और डालूंगा। शुभम जी ने बहुत सही बताया है। जो आपने प्रश्न किया है इस पे एक 5 साल का कार्य किया गया था जिसमें गेंदा और सेवंती वगैरह का फूल लिया गया था, जिसमें
वर्मी वाश जैसा जिक्र किया डॉक्टर शुभम जी ने, वर्मी वाश के अलावा काउ यूरिन, गौमूत्र और एजोस्पेरिलम और पीएसबी, ये जो बायो फर्टिलाइजर के साथ जो काम किया गया, ये सिर्फ उत्पादन की दृष्टि से ही अच्छा नहीं पाया गया, जो इंटेंसिटी ऑफ कलर है उसके कलर की रंगत के अनुसार भी इसकी रैंकिंग जो है, जो 10 स्केल पे की गई है, वो 5 साल के रिसर्च के बाद पाया गया है कि वो बहुत सुपीरियर है। इकोनॉमिक्स को लेके कुछ उस पे इश्यूज हैं, लेकिन कहीं भी इसमें संशय नहीं रह गया है कि ये जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, बायो कंट्रोल मेथड्स हैं, काउ यूरिन है, बायो रेगुलेटर में, ये निश्चित तौर पे फूलों के क्वालिटी को एनहांस कर रहे हैं। ओके, हमारे बीच में आदरणीय दशरथ नंदन पांडे साहब भी हैं और बसंत वर्मा जी हैं, तो मैं आप दोनों का जो है समूह में स्वागत करता हूं। और इस जैविक खेती की दिशा में इन फूलों को लंबी अवधि तक प्राप्त करने और उनकी ताजगी को बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? खासकर बसंत वर्मा जी का पान की खेती पे बड़ा अच्छा प्रयोग है। साथ ही साथ इन्होंने पान के एक्सट्रैक्ट को से भी कुछ टॉनिक बनाया, जो कि बहुत ही मेरा ये मानना है कि वो फूलों को लंबे समय तक ताजा रखने में सक्षम होगा। बसंत वर्मा साहब यदि अपने अनुभव साझा करें तो बेहद खुशी होगी। आदरणीय वर्मा साहब हरदा से हैं। हाँ, हरदा से हैं वर्मा जी और जैविक किसान हैं। बताएं सर। जी सर, अपना परिचय दें वर्मा साहब, अपना परिचय दें। सर मैं बसंत वर्मा हरदा जिले से बोल रहा हूँ और मैं जैविक खेती के साथ साथ पान की खेती कर रहा हूँ पिछले 6 वर्षों से। तो सर ने जो अभी पूछा कि फूलों की कीपिंग कैपेसिटी के बारे में, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सिलिकॉन ऑयल का अपना सिलिकॉन आता है तक, उसका स्प्रे करने के बाद अगर फूलों को तोड़ाई की जाए तो शायद है कि वो उसकी कीपिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है कुछ दिनों के लिए। ताकि बहुत विशेष तो मेरे को अभी कुछ जानकारी है नहीं। और पान के पत्ते तो वैसे ही पानी के उससे ज्यादा दिन तक रखे रहते हैं, पर फूलों के बारे में सर मुझे अभी कुछ ऐसा आइडिया नहीं है। आप करिएगा इसको जी। पान का जो आप एक्सट्रैक्ट बनाते हैं तो थोड़ा सा इसका प्रयोग करके बताइएगा। ओके सर, बिल्कुल। आदरणीय दशरथ नंदन पांडे साहब। सर नमस्कार सभी को। डॉक्टर शर्मा सर नमस्कार। दरअसल सर सभी फसलों में जिनमें हम जैविक खेती करते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी और ताजगी ज्यादा समय तक बनी रहती है। गेंदा में भी यही है, जिसे मैंने खुद अपने बगीचे में किया और रूट कटिंग से भी मैंने पौधे लगाए हैं, तो ये काफी लंबे समय तक ताजे रहते हैं। केमिकल उपयोग करने से क्या होता है, उनके जो पौधे की जो सेल्स हैं ना, उन पे भी इसका दुष्प्रभाव होकर के जल्दी खराब होती है सर। केमिकल फर्टिलाइजर भी हम ज्यादा देते हैं, तब भी उसमें जैसे यूरिया देने से ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता है तो भी जल्दी खराब होते हैं। फिर यदि हम जैसे गौमूत्र या दूध वगैरह का स्प्रे करते हैं तो पत्तों पे और उस पे एक लेयर बन जाती है, जिससे इवोपरेशन का कम होता है, तो ट्रांसपिरेशन रेट भी कम हो जाता है, तो ज्यादा समय तक ताजे बने रहने की संभावना बढ़ जाती है। जी जी। गौमूत्र का फ्रिक्वेंटली स्प्रे जो है कीटनाशक का भी काम करता है और एंटी ट्रांसपेरेंट भी है। इसके अलावा मौसम का जो दुष्प्रभाव होता है, अधिक ठंड पड़ना या टेम्परेचर बढ़ना, उसमें भी लाभदायक सिद्ध होगा। सही बात है। कम होने तापमान के कम होने पे भी तब भी जैसे अपन जो है ना शीतलहर का जो प्रभाव है वो भी गौमूत्र के स्प्रे से कम हुआ है सर। जी 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 जी, सहमत हूँ मैं। प्रयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद दशरथ सर और बसंत सर का जो था उस पे शीतलहर का जो अपना पाला का प्रभाव कम हुआ है। जी 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 जी। फ्लोरिकल्चर के साथ उसमें कैसे जैविक चीजों को जोड़ा जाए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा बसंत वर्मा साहब का और दशरथ पांडे सर का कि थैंक यू सर, अच्छी जानकारी दी।
और डॉक्टर साहब का मैं अब अंतिम पड़ाव पर हम लोग वेबिनार के पहुंच गए हैं। उसी श्रृंखला को अंतिम रूप देने के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे बीच उपस्थित सह प्राध्यापक उद्यानिकी रविन्द्रनाथ टैगोर महाविश्वविद्यालय रायसेन के हमारे बहुत महत्वपूर्ण सदस्य डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ जी से कहूँगा कि डॉक्टर साहब का और आज के सभी उपस्थित हमारे बीच लगभग जो 85 तो नहीं है अब जज, क्योंकि समय ऐसा है, करीब 45 लोग हम लोग हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापन के लिए कृपया 2 शब्द कहें। बलराम संदेश की पूरी टीम और सभी किसानों की तरफ से विशेष आभार डॉक्टर गौरव शर्मा सर का, जो आपने डॉक्टर देवेंद्र प्यासी सर आपके घनिष्ठ मित्र हैं, उनके अनुरोध पे अपना बहुमूल्य समय दिया यहाँ पर। और आप सभी जुड़े हुए किसानों को बहुत बहुत आभार, जो आपने इतना वक्त निकाला और अपने सुझावों को यहाँ रखा, जिससे कि हमारी टीम को एक नई प्रेरणा मिलती है अपने कार्यों को और आप तक दूरी तक पहुँचाने की। तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, काफ़ी टाइम से आप सभी लोग भूखे भी बैठे हैं, और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। शुभ रात्रि, जय हिंद।